चल, आज की इस वीडियो के अंदर देखो दोस्तों, हम लोगों को अपना चैप्टर शुरू करना है इंडियन इकोनॉमी का, चैप्टर नंबर 1। एग्जाम के अंदर इस चैप्टर की अगर मैं वेटेज की बात करूं तो 6 to 8 मार्क्स की ये चैप्टर जो है वो एग्जाम में वेटेज रखता है। ठीक, इस चैप्टर के अंदर हमें पढ़ाया क्या जाएगा? इस चैप्टर के अंदर हमें हमारे देश की इकोनॉमिक कंडीशन के बारे में पढ़ाया जाएगा, इंडियन इकोनॉमी की इकोनॉमिक कंडीशन के बारे में पढ़ाया जाएगा ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। मतलब जब हमारा देश आजाद हुआ था उस दिन शाम को 15 अगस्त 1947 को जब हमारा देश आजाद हुआ तो उस दिन हमारी इकोनॉमिक कंडीशन क्या थी, वो चीज हमें इस चैप्टर के अंदर सिखाई और समझाई जाएगी। अब देखो, अगर बात की जाए हमारे देश की तो तुम लोगों को पता होगा हमारे देश में ब्रिटिशर्स ने पहली लड़ाई बैटल ऑफ प्लेसी की जो लड़ी थी वो 1757 के अंदर शुरू की थी और वो जीत भी गए थे शायद। अब हिस्ट्री का मुझे इतना ज्ञान नहीं है। ठीक, तो उसके बाद से लेके करीबन 200 साल तक अंग्रेजों ने हमारे देश के ऊपर राज किया। ठीक, 1947 में देश को आजादी मिली, देश ने अपना काम करना शुरू किया। उसके बाद 1990 तक गवर्नमेंट ने देश को चलाया। फिर 1990 में कुछ देश के अंदर चेंजेस आए और तब से देश हमारा आज तक ऐसे ही चल रहा है। तो आपका जो पूरा सिलेबस है वो इसी चीज के ऊपर बेस्ड है। अगर बात करें तो इस समय पे ब्रिटिशर्स ने हमारे देश के साथ क्या किया, जिसकी वजह से हमारा देश यहाँ पे किस इकोनॉमिक कंडीशन में है, ये हमें इस चैप्टर के अंदर पढ़ाया जाएगा। अगर हम बात करें यहाँ से लेके यहाँ तक हमारे देश की सरकार ने क्या क्या किया, ये हमें करीबन यहाँ पढ़ाया जाएगा चैप्टर नंबर 2 और 3 के अंदर। और फिर 1990 के बाद हमारे देश की सरकार ने क्या क्या करा, कैसे कैसे करा, अब तक क्या कंडीशन चल रही है, कौन कौन सी समस्याएं हैं, क्या क्या चैलेंजेस है, वो हमें आगे के बचे हुए चैप्टर्स के अंदर पढ़ाया जाएगा, जो आपके 4, 5, 6, 7 वगैरह चैप्टर्स हैं। ठीक, तो अब इस चैप्टर में सबसे पहले हमें ये पढ़ना है कि ब्रिटिशर्स के बारे में, ब्रिटिशर्स ने हमारी इकोनॉमी को किन हालतों में छोड़ा। ठीक, हमें शाम की बात करनी है, तो उससे पहले हमें ये भी जानना पड़ेगा कि ब्रिटिशर्स के आने से पहले हमारे देश की क्या कंडीशन थी और ब्रिटिशर्स के आने के बाद ब्रिटिशर्स ने ऐसा क्या किया हमारे देश के अंदर जिसकी वजह से हम लोग आज एक खराब स्थिति के अंदर खड़े हुए हैं 1947 के अंदर। तो स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहला टॉपिक हमें जो पढ़ाया जाएगा वो पढ़ाया जाएगा लो लेवल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट अंडर कॉलोनियल रूल। मतलब ब्रिटिशर्स के टाइम पे जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट था वो बहुत ही कम था। अब कॉलोनियल रूल क्यों लिखा है? क्योंकि उस समय के टाइम पे जो रूलर कंट्री होती थी, ठीक, वो हम और जो हमारी रूलर के अलावा जो मतलब जिसके ऊपर वो राज कर रहे होते थे तो उसे कॉलोनी कहा जाता था। और रूलर कौन था हमारे केस में? ब्रिटेन था। और इंडिया जो था ब्रिटेन की एक कॉलोनी कंसिडर करी जाती थी। ठीक, तो लो लेवल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट मतलब हमारे उस ब्रिटिशर्स के टाइम पे कॉलोनियल रूल में बहुत ही कम इकोनॉमिक डेवलपमेंट देश के अंदर हुआ। तो इसमें वो पूछ लेते हैं अक्सर, यहाँ से आपको बहुत सारे क्वेश्चंस मिल जाते हैं, मोस्टली एमसीक्यूज भी मिल जाते हैं और 3 नंबर का क्वेश्चन पहले वाले पॉइंट से सेपरेटली मिल जाता है। ठीक, तो उससे पहले हमें ये पढ़ना होगा कि ब्रिटिशर्स के आने से पहले देश की क्या स्थिति थी। तो बिफोर द ब्रिटिश रूल, ब्रिटिशर्स के आने से पहले इंडियन इकोनॉमी वॉज, इंडियन इकोनॉमी जो थी वो कैसी थी? प्रॉस्पेरस थी। प्रॉस्पेरस का मतलब हम लोग इंडिपेंडेंट थे, इंटरडिपेंडेंट नहीं है, ये इंडिपेंडेंट थे और सेल्फ रिलायंट थे। इंडिपेंडेंट का मतलब हम आजाद हुआ करते थे और सेल्फ रिलायंट मतलब अपने पैरों पे खड़े थे, हमें किसी दूसरी कंट्री के ऊपर मतलब हम लोग डिपेंडेंट नहीं थे अपनी किसी भी नीड के लिए। जिन चीजों की भी हमें जरूरत हुआ करती थी वो सारी चीजें हमारे देश के अंदर मौजूद हुआ करती थी। इसके अलावा एग्रेरियन इकोनॉमी थी हमारी, मतलब एग्रीकल्चर जो था वो हमारे देश का मेन सोर्स ऑफ लिवलीहुड था। ठीक, ओवर अराउंड करीबन 72% पॉपुलेशन जो थी वो देश की हमारी एग्रीकल्चर के अंदर इंगेज थी। ठीक, इसके अलावा हमारी हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री जो थी वो भी वर्ल्ड वाइड फेमस थी, या कह लो वर्ल्ड वाइड वेल नोन थी। किसके लिए? अपने हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट्स के लिए वर्ल्ड वाइड फेमस थी, अपने हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट के लिए, जैसे कि कॉटन हो गया, सिल्क हो गया, मेटल हो गया, प्रीशियस स्टोन्स वगैरह हो गए, इन सब के लिए हम लोग ओवरऑल बहुत ही ज्यादा फेमस माने जाते थे। फिर ब्रिटिशर्स आए 1757 में।
तो ब्रिटिशर्स ने आके क्या किया, ब्रिटिशर्स आए, देखो भाई कोई भी देश किसी भी देश पे राज करेगा तो वो अब उस देश के अंदर अपनी पॉलिसीज को लागू करेगा, मतलब अपने हिसाब से उस देश को चलाएगा। तो ब्रिटिशर्स ने भी कुछ सेट ऑफ पॉलिसीज को यहाँ पे लागू किया, ठीक, जो कि कंसर्न करती थी किससे, मतलब रिलेट करती थी किससे, मतलब ब्रिटिशर्स को खाली किससे मतलब था, प्रोटेक्शन से और प्रमोशन से ऑफ देयर ओन इंटरेस्ट, मतलब वो खाली अपने फायदे से मतलब रखते थे, उन्हें हमारे देश की कंडीशन से कोई भी लेना देना नहीं था, या हमारे देश में रहने वालों की कंडीशन से कोई भी लेना देना नहीं था। उन्होंने क्या किया, दे ट्रांसफॉर्म इनटू इंडिया इनटू सप्लायर ऑफ रॉ मटेरियल एंड कंज्यूमर ऑफ फिनिश गुड्स फ्रॉम द ब्रिटेन। तो ये पॉइंट थोड़ा सा याद रखने वाला है, ठीक, ये एमसीक्यू में पूछा जा सकता है। उन्होंने क्या किया, इंडिया को सप्लायर बना दिया रॉ मटेरियल का, मतलब वो यहाँ से एक्सपोर्ट करते थे रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल मतलब अगर हम बात करें रॉ कॉटन हो गई, रॉ सिल्क हो गई, ये सब वो लोग अपने यहाँ हमारे देश से एक्सपोर्ट करा करते थे। कहाँ पे, ठीक, ब्रिटेन में। यहाँ नीचे डायग्राम में भी देख सकते हो, यहाँ बना भी रखा है। वो लोग क्या करते थे, इंडिया के कोने कोने से रॉ मटेरियल को इकट्ठा करा करते थे, जहां जहां से भी वो रॉ मटेरियल इकट्ठा कर सकते थे, रॉ मटेरियल को इकट्ठा करते थे। उसके बाद उन रॉ मटेरियल्स को वो ट्रांसपोर्ट करा करते थे पोर्ट्स पे। पोर्ट्स पे उनके शिप्स खड़े होते थे बड़े बड़े से, जो कि क्या करते थे, इन रॉ मटेरियल्स को यहां से ब्रिटेन लेके जाने का काम करते थे। ब्रिटेन में पोर्ट्स पे इन रॉ मटेरियल्स को उतारा जाता था और फिर पोर्ट के थ्रू ये रॉ मटेरियल ब्रिटेन की इंडस्ट्रीज में बेचे जाते थे, इंडस्ट्रीज को बेचे जाते थे, ठीक। वो इंडस्ट्रीज इन रॉ मटेरियल्स का इस्तेमाल करके गुड्स प्रोड्यूस करती थी, प्रोडक्शन करती थी, और जो गुड्स वो प्रोड्यूस करा करती थी उन गुड्स को ब्रिटिशर्स क्या करते थे, इंपोर्ट करते थे, इंडिया में लेके आते थे और उन्हें देश के कोने कोने में बेचा करते थे ले जाके, ठीक। तो एक तरीके से देखा जाए तो वो हमें सप्लायर के तौर पे यूज कर रहे थे किसका, और रॉ मटेरियल का, ठीक। उनके लिए हम कौन थे, सप्लायर थे रॉ मटेरियल के। इसके अलावा हम उनके लिए इंपोर्टर थे, इसके फिनिश गुड्स थे हम लोग, या कह सकते हो कि हम उन्हें एक मार्केट प्रोवाइड करते थे जहां पे वो अपने फिनिश गुड्स को बेच सकते थे। तो वही चीज यहाँ लिखी है, उन्होंने इंडिया को सप्लायर बना दिया था रॉ मटेरियल का और कंज्यूमर बना दिया था फिनिश गुड्स का। फिनिश गुड्स में मोस्टली अगर हम बात करें तो हम बहुत सारे फिनिश गुड्स इंपोर्ट करा करते थे, ज्यादातर मशीन्स वगैरह ही हम लोग इंपोर्ट्स करा करते थे। तो अब आगे देखते हैं आगे क्या किया ब्रिटिशर्स ने, ठीक। ब्रिटिशर्स ने क्या किया, देखो किसी भी देश की इकोनॉमिक कंडीशन को जज करने का, या फिर कह सकते हो इकोनॉमिक कंडीशन को चेक करने का तरीका होता है नेशनल इनकम, ठीक। हम लोग क्या करते हैं, नेशनल इनकम या कह लो जीडीपी के बेस पे ही तो बात करते हैं कि भाई अमेरिका की जीडीपी दुनिया में सबसे ज्यादा है, सेकंड नंबर पे, या हम बात करें चाइना की जीडीपी सबसे ज्यादा है, सेकंड नंबर पे शायद अमेरिका है, फर्स्ट नंबर पे चाइना है, ठीक। तो जीडीपी से ही तो हम नेशनल इनकम तक पहुंचते हैं। तो नेशनल इनकम भी क्या होता है, एक इंडिकेटर होता है कि किसका, हमारे देश की इकोनॉमिक कंडीशन का। और नेशनल इनकम से ही क्या निकलती है, पर कैपिटा इनकम। पर कैपिटा इनकम कैसे निकलती है, टोटल इनकम, मतलब नेशनल इनकम जो होती है हमारे देश की, अगर हम उसे अपने देश की पॉपुलेशन से डिवाइड कर दें तो हमें पर पर्सन इनकम मिल जाती है कि एक इंसान देश के अंदर क्या कितने मतलब कितने रुपए कमा रहा है। ये पर कैपिटा इनकम हमारी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को डिफाइन करती है कि उस देश में लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग क्या होगा, ठीक। तो अगर बात की जाए, ये दोनों ही कंपोनेंट्स जो होते हैं वो किसी भी देश की इकोनॉमिक कंडीशन को मेजर करने के लिए बहुत ज्यादा नेसेसरी माने जाते हैं। और ब्रिटिशर्स ने कोई भी सिंसियर अटेम्प्ट नहीं किया कभी भी नेशनल इनकम को एस्टिमेट करने का, ठीक। लेकिन हमारे देश के कुछ इकोनॉमिस्ट या कह लो कुछ बहुत ज्यादा पढ़े लिखे लोग थे और कुछ बाहर के भी थे, उन लोगों ने भी कुछ इंडिविजुअल अटेम्प्ट्स करे, मतलब ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कोई अपनी तरफ से अटेम्प्ट नहीं करे, जो रिसर्चर्स वगैरह थे, इकोनॉमिस्ट वगैरह, उन लोगों ने अपने खुद के अटेम्प्ट्स करे, जैसे दादा भाई नरोजी हो गए, विलियम डिग्बी हो गए, फ्रिंडले शिराज हो गए, वी के आरवी राव हो गए, डॉक्टर राव जिन्हें कहा जाता है, आर सी देसाई हो गए। इन सब ने अपने अपने तरीके से नेशनल इनकम निकाली, ठीक। लेकिन इनके एस्टिमेट्स प्रोड्यूसिंग
प्रोड्यूस हाउएवर ऑल दीज एस्टिमेट्स प्रोड्यूस कन्फ्लिक्टिंग रिजल्ट्स, मतलब इन सबके जो आंसर्स आ रहे थे वो कन्फ्लिक्टिंग आ रहे थे। कन्फ्लिक्टिंग मतलब सपोज को दादा भाई नरोजी ने नेशनल इनकम निकाली तो इनके हिसाब से 1 करोड़ निकल के आई, विलियम डिग्बी ने निकाली इनके हिसाब से 90 लाख निकल के आई, प्रिंसली शिराज ने निकाली, इन्होंने कहा कि 1 करोड़ 5 लाख है। ठीक इसी तरीके से वी के आर वी राव ने निकाली, सबके अलग अलग आंसर आ रहे थे। लेकिन फिर बाद में क्या डिसाइड किया गया, बाद में ये डिसाइड किया गया जो एस्टिमेट्स डॉक्टर राव ने यूज किए हैं नेशनल इनकम को निकालने के लिए वो सबसे ज्यादा सिग्निफिकेंट है, मतलब सबसे ज्यादा सही है, तो उन्हीं के फॉर्मूले को बेस माना गया। तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में पूछा जा सकता है। इसके बाद दूसरा, ये पॉइंट्स भी एमसीक्यूज के पर्पस के लिए दोनों अगर मैं बात करूं तो इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक, दूसरा क्या है, ड्यूरिंग द फर्स्ट हाफ ऑफ 20th सेंचुरी, अगर बात करें जो फर्स्ट हाफ था 20th सेंचुरी का, उसमें एग्रीगेट रियल आउटपुट जो था, मतलब रियल जीडीपी की अगर हम बात करें, वो मात्र 2% से बढ़ रही थी, और पर कैपिटा आउटपुट जो था वो हमारा वो 0.5% पर एनम से बढ़ रहा था। ठीक, तो ये भी हमें कैसे पता लगा था, ये भी डॉक्टर राव के एस्टिमेट से ही पता लगा था। डॉक्टर राव के एस्टिमेट से ये पता लगाया गया कि रियल जीडीपी तो कहती है 2% से बढ़ रही है, और पर कैपिटा आउटपुट मतलब पर कैपिटा इनकम की बात करें अगर हम, तो वो 0.5% से बढ़ रही है। तो ये क्या शो करता है, ये साफ साफ शो करता है कि हमारी इकोनॉमी ग्रो तो कर रही थी लेकिन बहुत हल्के हल्के ग्रो कर रही थी। 2% और 0.5% की कोई ग्रोथ बहुत ही नॉमिनल सी ग्रोथ कंसिडर की जाती है। आगे, फीचर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। वैसे तो पहले के टाइम पे ये क्वेश्चन 3 मार्क्स में आ जाता था, लेकिन अब कह नहीं सकते आएगा नहीं आएगा, तब भी पढ़ लेना, इजी है, इसमें कुछ ऐसा नहीं है। स्टेगनेंट एंड बैकवर्ड इकोनॉमी। स्टेगनेंट का मतलब क्या होता है, स्टेगनेंट का मतलब ऐसी इकोनॉमी जो बहुत ही हल्के हल्के प्रोग्रेस कर रही हो। स्टेगनेंट का मतलब होता है वेरी स्लो। ठीक, स्टेगनेंट हमारे देश की इकोनॉमी कैसी थी, स्टेगनेंट थी, बैकवर्ड थी, इसके अलावा लो इंडस्ट्रियलाइजेशन था। ठीक है, डिपेंडेंस ऑन इंपोर्ट, हम लोग इंपोर्ट्स के ऊपर डिपेंड थे, लिमिटेड अर्बनाइजेशन और सेमी फ्यूडल इकोनॉमी थी। मतलब क्या है, मतलब ये कहने का कि अगर हम देखें, हमने भी पीछे पढ़ा कि हमारे देश की पर कैपिटा इनकम जो थी वो कितने से बढ़ रही थी, 0.5% से बढ़ रही थी, जो क्या शो कर रहा है कि हमारी इकोनॉमी स्टेगनेंट थी। इसके अलावा अगर देखा जाए जो पर कैपिटा इनकम थी एक इंसान की, वो कितनी थी, मात्र 230 रुपए थी, जो क्या इंडिकेट करता है कि स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग उस समय के टाइम पे कैसा होगा, बहुत ही लो हुआ करता होगा। ठीक, तो ये शो कर रहा है कि हमारी इकोनॉमी बहुत ही ज्यादा बैकवर्ड हुआ करती थी। अगला, लो इंडस्ट्रियलाइजेशन। ठीक, ब्रिटिशर्स ने क्या करा, हमारी हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री जो थी, हम पढ़ेंगे बीच में चैप्टर के अंदर, उसे सिस्टमेटिकली सोच समझ के बिल्कुल प्लानिंग करके अगर बात करें तो डिस्ट्रॉय कर दिया था। ठीक, कैसे, डिस्क्रिमिनेटरी पॉलिसीज का इस्तेमाल करके। इसके अलावा डिपेंडेंस ऑन इंपोर्ट्स। ठीक, हम लोग जो थे, हमने पीछे पहले भी बात की थी कि उस ब्रिटिशर्स के आने से पहले हम लोग कोई भी चीज इंपोर्ट्स नहीं किया करते थे, हमारे हर जरूरत की चीज देश में मौजूद थी। लेकिन ब्रिटिशर्स ने ऐसी स्थिति कर दी थी हमारी इकोनॉमी की कि हम लोग अपनी मशीनरी मशीनरी और जितने भी मशीनरी से रिलेटेड इक्विपमेंट्स होते थे वो सब कुछ ब्रिटेन से इंपोर्ट करा करते थे। इसके अलावा डिफेंस इक्विपमेंट्स हो गए, स्विंग मशीन्स हो गई, मेडिसिन हो गई, केरोसिन ऑयल हो गया, बाइसिकल हो गई, हम ये तक जो है चीजें क्या करते थे, ब्रिटेन से इंपोर्ट करा करते थे। लिमिटेड अर्बनाइजेशन अगर बात करें, इसका मतलब क्या है कि अर्बनाइजेशन बहुत कम था। अर्बनाइजेशन मतलब शहर में बहुत कम लोग रहा करते थे। तो यहाँ लिखा भी है 1948 में खाली 14% पॉपुलेशन थी जो अर्बन एरियाज में रह रही थी, जबकि 86% पॉपुलेशन उस समय भी रूरल एरियाज में रह रही थी, जहां पे एग्रीकल्चर के अलावा कोई और एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज मौजूद नहीं थी। ठीक, फिर हमारे देश में मिक्स इकोनॉमी को फॉलो किया गया, सेमी फ्यूडल इकोनॉमी इसको फॉलो किया गया। हमारे देश की इकोनॉमी को ना सोशलिस्ट रखा गया ना ही कैपिटलिस्ट रखा गया। मिक्स इकोनॉमी सिस्टम जो था वो हमारे देश के अंदर फॉलो करा गया। अब सोशल इकोनॉमी क्या होती है, तो ये 11th क्लास में पढ़ा भी होगा। सोशल इकोनॉमी वो इकोनॉमी होती है जिसमें सारे रिसोर्सेज हमारे किसके हाथ में होते हैं, गवर्नमेंट के हाथ में होते हैं। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी वो इकोनॉमी होती है जिसमें सारे रिसोर्सेज प्राइवेट सेक्टर के हाथ में होते हैं। और मिक्स इकोनॉमी एक ऐसी इकोनॉमी होती है जिसके अंदर गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों ही सेक्टर मिल के काम करते हैं। तो हमारे देश को मिक्स इकोनॉमी रखने का डिसाइड करा था। ठीक, इसके बाद अब देखो हमने क्या पढ़ना है इस चैप्टर में, इकोनॉमिक कंडीशन के बारे में पढ़ना है ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, मतलब आजादी की शाम को देश की इकोनॉमिक कंडीशन क्या थी। तो किसी भी देश की इकोनॉमिक कंडीशन को जानने के लिए उस देश के सेक्टर्स के बारे में पढ़ना पड़ता है। सबसे पहले एग्रीकल्चर सेक्टर की बात कर लेते हैं। हमारा यहाँ पे एग्रीकल्चर सेक्टर हमें सबसे पहले पढ़ना है।
प्रायर टू ब्रिटिश राज, यहाँ लिखा भी है ब्रिटिश राज से पहले रूरल इंडिया वॉज डिस्कवर्ड सिस्टम ऑफ सेल्फ कंटेन्ड विलेज कम्युनिटीज। ब्रिटिशर्स से पहले जो रूरल इंडिया था वो सिस्टम था जिसका सेल्फ कंटेन्ड विलेज कम्युनिटीज का मतलब जो विलेजेस थी वो अपने आप में सेल्फ कंटेन हुआ करती थी, उनके जहाँ जितने भी लोग रह रहे थे उन सबकी जरूरत की चीजें गांव के अंदर मौजूद थी। लिखा भी है जो फार्मर्स थे वो इंगेज थे किसके अंदर, क्रॉप फार्मिंग के अंदर और कैटल फार्मिंग के अंदर। एंड द फंक्शनरीज, इसके अलावा जो फंक्शनरीज थे वो रेंडर करते थे असेंशियल सर्विसेज, जैसे कि ब्लैक स्मिथ हो गया, गोल्ड स्मिथ हो गया, वॉशरमैन हो गया, शू मेकर्स हो गए, ये सब जो है अगर हम बात करें तो ये सर्विसेज प्रोवाइड करा करते थे। ठीक, देयर वर नो इंटरमीडिएटरी, उस समय के टाइम पे कोई इंटरमीडिएटरी नहीं होती थी गवर्नमेंट और किसानों के बीच में। फार्मर्स जो थे वो डायरेक्टली लैंड रेवेन्यू राजा के पास जमा करा करते थे। इसके अलावा एक फ्रेंच ट्रेवलर था बर्नियर नाम का, वो आया था उस समय इंडिया में घूमने, तो उसने 17th सेंचुरी में बताया था कि बंगाल जो है वो रिचर देन इजिप्ट है, मतलब इजिप्ट से ज्यादा अमीर है। एट दैट टाइम, उस समय के टाइम पे फार्मर्स इतना प्रोड्यूस कर लेते थे कि वो सेल्फ कंजप्शन के भी काम आता था और इसके साथ साथ वो दूसरे देशों में उन्हें एक्सपोर्ट भी करा करते थे। ड्यूरिंग द ब्रिटिश कॉलोनियल पीरियड, प्री ब्रिटिश कॉलोनियल पीरियड, मतलब ब्रिटिशर्स के आने के बाद देश की क्या स्थिति हुई, तो लिखा भी है द कंडीशन ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर वाज नॉट एट ऑल सेटिस्फैक्ट्री। जो इंडिया की इकोनॉमिक कंडीशन थी वो कोई सेटिस्फैक्ट्री नहीं थी, खासतौर से एग्रीकल्चर सेक्टर की। इंडियन इकोनॉमी ओवरवेलमिंगली, मतलब बहुत ही ज्यादा रूरल थी कैरेक्टर में और एग्रीकल्चर थी। मतलब इंडिया की अगर बात करें तो हमने पीछे पढ़ा 72% पॉपुलेशन एग्रीकल्चर में एंगेज थी। यहाँ लिखा है नियरली 86% ऑफ पॉपुलेशन लिव्ड इन विलेज, 86 पॉपुलेशन गांव के अंदर रहती थी एंड वाज डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चर सेक्टर, और वो लोग एग्रीकल्चर सेक्टर के ऊपर ही डिपेंडेंट थे। ठीक, इट डिस्पाइट लार्ज पॉपुलेशन एंगेज इन एग्रीकल्चर सेक्टर द इकोनॉमी वाज स्टिल नॉट सेल्फ सफिशिएंट इन फूड। इतनी ज्यादा पॉपुलेशन, मतलब 72% पॉपुलेशन एग्रीकल्चर में एंगेज होने के बावजूद भी अगर बात करें हम, तो हम लोग फूड में सेल्फ सफिशिएंट नहीं थे, मतलब हमारे देश में भुखमरी की समस्या उस समय के टाइम पे रहती थी। ठीक, मेन रीजन फॉर स्टैग्नेशन इन एग्रीकल्चर सेक्टर, एग्रीकल्चर सेक्टर में स्टैग्नेशन के या कह लो स्लो ग्रोथ के क्या क्या रीजंस थे, तो ये एक तरीके से और पूछा जा सकता है आपसे एग्जाम के अंदर। तो एग्जाम में ये और किस नाम से पूछा जाएगा, ये एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है फीचर्स ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर सेक्टर ऑन द eve of इंडिपेंडेंस। ठीक, तो इस नाम से इसको पूछा जा सकता है। तो रीजंस बताए जाएंगे या कह लो फीचर्स, इंडियन एग्रीकल्चर सेक्टर की क्या कंडीशंस थी उस समय के टाइम पे, ब्रिटिशर्स क्या देके गए थे हमें। तो ब्रिटिशर्स सबसे पहली चीज देके गए थे लैंड रेवेन्यू सिस्टम। ये क्या था, लैंड रेवेन्यू सिस्टम को जमींदारी सिस्टम भी कहा जाता है। तुमने अक्सर सुना होगा बहुत से दोस्त तुम्हारे कहते हुए कि हमारे दादा जो थे या ताऊ जो थे वो जो थे, क्या बात करें, जमींदार हुआ करते थे। ठीक, तो ये उस समय लैंड रेवेन्यू सिस्टम या लैंड सेटलमेंट सिस्टम भी इसे कहा जाता था। तो अगर बाई चांस ये इन तीन में से किसी नाम से आ जाए तो ध्यान रखना। ठीक, अब था क्या इस सिस्टम के अंदर, तो बेटा इस सिस्टम, ये बड़ा मजेदार सिस्टम था। इस सिस्टम में क्या था, इस सिस्टम में ब्रिटिशर्स ने क्या करा था, जो ब्रिटिशर्स थे हमारे, उन्होंने किसानों से टैक्स लेने का एक बहुत ही अच्छा तरीका अपनाया। वो हर जगह तो देखो टैक्स लेने जा नहीं सकते थे, तो उन्होंने कहा यार ऐसे कैसे पता चले कि टैक्स हर इंसान दे रहा है या नहीं दे रहा है। तो उन्होंने गांव गांव में, हर गांव में जो वहां के कुछ रसूखदार लोग होते थे उन्हें एज जमींदार अपॉइंट कर दिया। अब इन जमींदारों का काम क्या था, इन जमींदारों का काम था फार्मर से टैक्स कलेक्ट करना। उस समय टैक्स को लगान कहा जाता था। लगान जो है अगर बात करो, तुमने मूवी देखी होगी, उसे लगान कहा जाता है। तो फार्मर से जमींदार टैक्स या लगान लिया करते थे, और ये टैक्स और लगान जो होता था ये सेम ये लोग ब्रिटिशर्स के पास, ब्रिटिश गवर्नमेंट के पास जमा करा करते थे। इस लगान को
जो जमा करने की डेट होती थी कि जमींदारों को कहाँ जमा करना है, वो फिक्स हुआ करती थी। ठीक। इसके अलावा जो टैक्स का रेट हुआ करता था या कह लो अमाउंट हुआ करता था, वो भी फिक्स हुआ करता था। मतलब ब्रिटिश गवर्नमेंट जमींदारों से एक फिक्स अमाउंट लेती थी लगान के तौर पे। ठीक। और वो उन्हें फ्री छोड़ रखा था कि फार्मर्स से वो उस लगान को वसूल कर सकते हैं। सपोज कर लो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने 100 रुपए लगान के रखे, तो अब जमींदार जो है, जमींदार फ्री है, जमींदार के लिए ही ये रेट फिक्स किया गया है। डेट और रेट या फिर अमाउंट फार्मर के लिए कोई फिक्स नहीं था। जमींदार जो था वो अपने हिसाब से फार्मर से पैसे लेता था। उसका मन आया, उसने 100 दिए तो उसने फार्मर से 120 ले लिए, या 150 ले लिए, या 200 ले लिए। तो इस तरीके से किसानों को लूटा जा रहा था या कह लो एक्सप्लॉइट किया जा रहा था। तो ये एक 3 टियर सिस्टम था। इसके अंदर 3 लोग इन्वॉल्व थे, ब्रिटिश गवर्नमेंट, जमींदार और हमारा फार्मर। तो इसे 3 टियर सिस्टम भी कहा जाता है। ये एक 3 टियर सिस्टम था। देखो यहाँ आप पढ़ लेते हैं इसमें क्या लिखा हुआ है, तो इसमें कुछ यही बातें लिखी होंगी। इंट्रोडक्शन ऑफ जमींदारी सिस्टम बाय कॉलोनियल गवर्नमेंट। तो ब्रिटिशर्स ने जमींदारी सिस्टम को हमारे देश में लागू किया। क्या था? प्रॉफिट एक्वायरिंग आउट ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर वर सेंट टू जमींदार इन फॉर्म ऑफ लगान। एग्रीकल्चर सेक्टर से जो भी प्रॉफिट अर्न होगा, ठीक, वो क्या किया जाएगा? जमींदारों को भेज जाएगा। किसकी फॉर्म में? लगान की फॉर्म में। जो डेट होगी क्या करने की? डिपॉजिटिंग फिक्स सम ऑफ लगान। और फिक्स सम मतलब लगान का भी रेट फिक्स होगा। देखो लिखा है डेट ऑफ डिपॉजिटिंग फिक्स सम ऑफ लगान, मतलब लगान का सम फिक्स्ड है। डेट ऑफ डिपॉजिट फिक्स सम ऑफ लगान बट ऑल्सो फिक्स्ड। लगान फिक्स सम ऑफ लगान को जमा करने की डेट भी पहले से ही फिक्स्ड हुआ करती थी। और अगर, हाँ ये तो मैं बताना ही भूल गया, अगर बाई चांस मान लो भाई, अब यहाँ तो कोई डेट इनके लिए फिक्स नहीं है फार्मर्स के, तो जमींदारों की से मान लो डेट फिक्स कर दी 10 तारीख को हमें हर महीने चाहिए, ठीक, 10 ऑफ एवरी मंथ उन्होंने फिक्स कर दिया कि 10 तारीख को हमें चाहिए। तो अब ब्रिटिशर्स ने जो है ये डेट ब्रिटिशर्स ने जमींदारों के लिए फिक्स करी है, ये फार्मर्स के लिए फिक्स नहीं करी गई थी। अब जमींदार फार्मर्स को कोई भी डेट दे देते थे। अब वो अपने हिसाब से उन्होंने 8 दे दी, या 7 दे दी, या 6 दे दी। तो जाके यहाँ पे मारा पीटी की भी हो जाती थी। कभी कभी किसानों के साथ, बेचारों के संग बहुत परेशान किया जाता है एक तरीके से। बहुत ही ज्यादा एक्सप्लॉइटेशन होता था उस जमाने में। मूवीज वगैरह में अगर शायद तुमने देखा हो तो देखना, बहुत ही बुरी तरीके से उन्हें एक्सप्लॉइट किया जाता था। ठीक। तो इनसे जबरदस्ती भी पैसे वसूल लिए जाते थे। और अगर ये पैसे नहीं दे पाते थे, तो तुम्हें पता है मजेदार बात क्या होती थी? अगर ये पैसे नहीं दे पाते थे तो इनकी जो फसल होती थी, जो इनके घर पे इनके खाने के लिए रखी होती थी, जमींदार वो फसल भी उठा के ले जाता। अब ये बातें खैर लिख तो नहीं सकते हम, क्योंकि ये रियलिटी है, लेकिन रियलिटी बताई इतनी नहीं जाती है। इफ फेलिंग रिजल्ट इन लूजिंग लूजिंग राइट्स ऑफ जमींदार। मतलब, और अगर जमींदार जो है भाई, इससे कभी तो ये लेना ही लेना चाहे, कैसे ही ले जाए, पैसे ले जाए, ये इससे किसी न किसी तरीके से पैसे लेना इसका काम था। अगर ये किसी भी वजह से पैसे लेने में या फिर पैसे जमा करने में इस फिक्स्ड डेट को, खास तौर से क्या रखना, अगर जमींदार इस डेट को और फिक्स सम को जमा करने में इस तारीख को 10 तारीख को फेल हो जाता था, तो उसे जमींदारी के पद से हटा दिया जाता था और उसकी जगह कोई और जमींदार जो था वो अपॉइंट कर दिया जाता था। तो यहाँ वही लिखा है, इफ फेलिंग रिजल्ट इन लूजिंग राइट ऑफ जमींदारी। ठीक, आपसे जमींदारी के अधिकार छीन लिया जाते। The जमींदार एंड कॉलोनियल गवर्नमेंट डिड नथिंग टू इम्प्रूव द कंडीशन ऑफ एग्रीकल्चर। इसके अलावा जमींदार ने और कॉलोनियल गवर्नमेंट ने कभी भी एग्रीकल्चर की कंडीशन को इम्प्रूव करने के लिए कोई भी काम नहीं किया। ठीक। तो एक तोहफा ये देखे गए अंग्रेज। दूसरा क्या देखे गए? दूसरा ये तो खैर अगर देखा जाए तो एक तरीके से अच्छा भी था, लेकिन इससे बहुत समस्याएं भी बहुत ज्यादा क्रिएट हुई उस समय के टाइम पे। लेकिन ये किसानों के लिए बहुत अच्छी चीज थी। उनको एक तरीके से कमर्शलाइजेशन हुआ, वो एग्रीकल्चर को बिजनेस के तौर पर उन्होंने देखना शुरू करा। तो यहाँ दूसरा क्या करा उन्होंने? कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। हाँ, ध्यान क्या रखना है बेटा, ये जो शुरुआत के कुछ पॉइंट्स आपको पढ़ाए जाएंगे जैसे कि लैंड रेवेन्यू सिस्टम, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पर्टिकुलरली 3 मार्क्स में ये आपसे स्पेशली पूछा जा सकता है। ठीक। इसके अलावा ऐसी कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ये भी 3 मार्क्स में स्पेशली अलग से पूछ लिया जाएगा। तो कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर है क्या? देखो, कमर्शलाइजेशन का मतलब होता है मींस प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप्स फॉर सेल इन मार्केट।
रेदर देन फॉर सेल्फ कंजप्शन। मतलब कमर्शलाइजेशन का मतलब हो गया, कमर्शलाइजेशन को हिंदी में कहते हैं व्यापारीकरण। व्यापारीकरण का मतलब क्या हो गया, एग्रीकल्चर को एक बिजनेस बना देना, व्यापार बना देना। तो अंग्रेजों ने एग्रीकल्चर को व्यापार बनाने की कोशिश करी। ये एक बहुत ही अच्छी कोशिश थी, लेकिन इससे नुकसान बहुत हुआ उस समय के टाइम पे देश को। ये किसानों के लिए बहुत फायदेमंद चीज थी। तो क्या किया गया, पहले का किसान देखो, हमने पढ़ा भी था पहले कि फार्मर्स के पास इनफ प्रोडक्शन होता था, जो वो खुद भी कंज्यूम कर लेते थे और एक्सपोर्ट भी कर लेते थे। लेकिन सोचो यार, देश में कितने किसान एक्सपोर्ट कर पाते होंगे उसे? बहुत ही कम लोग, जिनके लिंक्स होंगे, क्योंकि गवर्नमेंट तो कोई थी नहीं, ना ही कोई आज की तरह कोई सिस्टम था जिसके थ्रू आप ऑर्डर बुक करके कोई सामान खरीद सकते हो, बेच सकते हो, कॉमन सी बात है। तो बहुत ही कम लोग हुआ करते होंगे जो, अगर हम बात करें कि सामान क्या करते होंगे, एक्सपोर्ट करा करते होंगे। ठीक, तो अब एक्सपोर्ट नहीं कर रहे हैं तो वो क्या उस समय होता था, बार्टर सिस्टम फॉलो होता था, सामान के बदले सामान एक्सचेंज होता था। तो ब्रिटिशर्स ने मॉनेटरी सिस्टम लागू करा। अब उसके पीछे भी उनकी चाल थी पूरी, अगर बात की जाए कि उन्हें पूरा हिसाब किताब लगाने में दिक्कत होती थी कि हर देश में अलग अलग चलती थी, कहीं पैसा चल रहा है, कहीं कौड़ी चल रही है, कहीं कुछ चल रहा है, कहीं कुछ चल रहा है। ठीक, तो उसमें बहुत दिक्कत आया करती थी। देश के कोने कोने में हर स्टेट की समस्या थी। तो इसलिए उन्होंने एक कॉमन फॉर्म ऑफ मनी को इन्वेंट किया, जिससे हिसाब लगाना, कैलकुलेट करना जो है आसान हो जाए उनके लिए। इससे ट्रेड को भी बहुत फायदा पहुंचा। अगर हम बात करें, एक कॉमन यूनिट होने से ट्रेड में भी बहुत फायदा पहुंचा, लेकिन ब्रिटिशर्स ने मोस्टली वो अपने काम के पर्पज से किया था। तो यहाँ पे भी ये उन्होंने अपने ही पर्पज से किया। इस तो अगर हम बात करें, किसानों को तो फायदा पहुंचता है, इससे बहुत अच्छी बात है, किसानों को उनकी फसल के कमर्शलाइज होता, ज्यादा पैसा मिलता। ठीक, तो ये तो था ही था। ठीक, लेकिन इससे ब्रिटिशर्स को बहुत बड़ा मोटिव था। क्या मोटिव था बताएंगे आगे, वो भी बात करेंगे। तो इसमें देखते हैं इसमें करा क्या। कमर्शलाइजेशन का मतलब हो गया क्या करना, कि किसानों को उन्होंने एक तरीके से मोटिवेट किया कि वो प्रोडक्शन करें क्रॉप्स का फॉर सेल इन मार्केट देन फॉर सेल्फ कंजप्शन। मतलब खुद के खाने की जगह वो क्रॉप्स उगाएं जो मार्केट में बिके। जैसे कि क्रॉप्स अगर हम बात करें, दो कैटेगरीज में कैटेगराइज की जाती है, कैश क्रॉप्स और फूड क्रॉप्स। कैश क्रॉप्स कौन सी होती हैं, इंडिगो, स्पाइसेस, कॉटन, जूट। ये ज्यादातर रॉ मटेरियल्स के तौर पे इंडस्ट्रीज में यूज की जाती है। और जो फूड क्रॉप्स होती हैं, वो ज्यादातर कंजप्शन के लिए इस्तेमाल की जाती है। तो ब्रिटिशर्स ने क्या करना शुरू किया, फार्मर्स को ज्यादा पैसे देना शुरू किए, किसके लिए, क्रॉप्स को ग्रो करने के लिए। दीज क्रॉप्स आर आल्सो यूज्ड एज रॉ मटेरियल इन ब्रिटेन इंडस्ट्री। और वो क्यों कर रहे थे, हायर प्राइसेस क्यों दे रहे थे, तो वही यहाँ लिखा है, हायर प्राइसेस फार्मर्स को वो इसीलिए दे रहे थे ताकि वो ब्रिटेन में उसको इस्तेमाल कर सके। मतलब क्या था, ब्रिटेन में हमने पढ़ा, आपने पहले भी पढ़ रखा है, जो बचपन में आपको पढ़ाया गया, ब्रिटेन में उस समय के टाइम पे जब हमारे देश में वो राज कर रहे थे, तो इंडस्ट्रियलाइजेशन चल रहा था। मतलब वहां रोज नई नई इंडस्ट्रीज खुल रही थी। अब भाई इंडस्ट्रीज खुलेंगी तो भाई वो रॉ मटेरियल की डिमांड तो करेंगी, ऑब्वियस सी बात है। अब रॉ मटेरियल को आए कहां से, तो उन्होंने क्या करा, इंडिया के फार्मर्स को बुलाया और उनसे कहा कि तुम क्या उगाते हो। किसान ने कहा, भाई मेरे पास 10 बीघा जमीन है, मैं उस 10 बीघा जमीन पे आलू उगाता हूँ। उन्होंने कहा, यार आलू कितने रुपए किलो बिकता है तुम्हारा? किसान ने बता दिया, उस समय के हिसाब से मान लेते हैं, बोले किसान ने, कह दिया साहब 10 पैसा प्रति किलो बिक जाता है, 10 पैसे का 1 किलो बिक जाता है। ठीक, तो उन्होंने कहा, यार ये तुम कैसी बात कर रहे हो, तो अपने लिए समझ लेते हैं, हम आज के हिसाब से समझ लेते हैं, 10 रुपए का 1 किलो बिक जाता है। तो उन्होंने कहा, यार तुम तो बहुत बड़े बेवकूफ हो। बोले क्यों, बोले तुम आलू क्यों उगा रहे हो, तुम एक काम करो, आलू मत उगाओ, तुम कॉटन उगाओ, या फिर तुम इंडिगो के पेड़ लगाओ, या और स्पाइसेस वगैरह तुम उगाओ। बोले क्यों, बोले देखो, अगर तुम कॉटन उगाओगे तो तुम 10 रुपए किलो आलू बेचते हो, हम तुम्हें 1 किलो कॉटन के 50 रुपए किलो। तुम इंडिगो बेचोगे हमें, तो हम तुम्हें 70 रुपए देंगे। तुम स्पाइसेस बेचोगे तो हम तुम्हें 100 रुपए देंगे। तो हायर प्राइसेस फार्मर्स को दिया। अब फार्मर्स ने भी सोचा, तुम भी सोचते हैं, अबे यार बात तो सही कह रहा है, साला आलू उगाने से क्या फायदा, जब इन चीजों को उगा के इतना पैसा मिलेगा, 10 रुपए किलो आलू कौन उगाएगा। तो फार्मर्स ने भी इनकी बात मानी, जिसका नतीजा क्या निकला, अब खुद सोचो। तुम फार्मर हो, तुम पहले आलू उगाया करते थे, तो यही आलू तुम घर में खाया करते होगे, नहीं खाया करते होगे। अब तुमने ये स्पाइसेस वगैरह ये चीजें उगाना शुरू कर दी, तो इनसे पैसा तो आ रहा है, लेकिन खाने के लिए तो नहीं है तुम्हारे पास। तो खाने के लिए ये फार्मर कहाँ जाता था बेचारा, ये खाने के लिए सामान खरीदने मार्केट आता था, और मार्केट से ये चीजें खरीद के लेके आता था, जिसकी वजह से इनके प्राइसेस जो थे वो भी बढ़ना शुरू हो गए, महंगाई बढ़ना शुरू हो गई। ठीक, तो वही बात यहाँ नेक्स्ट पॉइंट में लिखी है, विच रिजल्ट इन
that many peasants have to purchase foods from the shops, food crops from the shops in town। मतलब शहर में जाके बहुत सारे किसानों को बेचारों को क्या करना पड़ता था, खाना अपना खाने के लिए खरीदना पड़ता, सामान खरीदना पड़ता था। जिससे क्या हुआ, इससे और एक और इफेक्ट भी तो पड़ेगा, खुद सोचो। जब किसान ये चीजें उगाएगा तो फूड क्रॉप्स की कमी होना शुरू हो जाएगी, नहीं हो जाएगी? तो प्राइसेस बढ़ रहे हैं, तो डिमांड बढ़ रही है उसकी, तो कमी हो रही है, प्राइसेस बढ़ना शुरू हुए। ठीक, आगे उससे क्या होगा, जब कमी होगी तो उसकी वजह से हमारे देश में भुखमरी फैलना शुरू हुई। दिस वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर फ्रीक्वेंट फेमाइन्स इन इंडिया ड्यूरिंग ब्रिटिश पीरियड, जिसकी वजह से ब्रिटिशर्स के टाइम पे बहुत सारी फेमाइन्स, भुखमरी कई बार आई। द फेमाइन्स कौन कौन सी फेमाइन्स आई, अगर हम बात करें 1760 से लेके 1943 तक इंडिया में बहुत ही खतरनाक टेरेबल फेमाइन्स आई है रेगुलर बेसिस पे। जिसमें सबसे खतरनाक कौन सी थी, द ग्रेट फेमाइन ऑफ बंगाल थी, जो 1769 से 1770 तक चली। ठीक, ये सबसे खतरनाक कंसिडर करी जाती है। इसके बाद दूसरी बंगाल फेमाइन आई 1943 के अंदर। इसमें भी बहुत ज्यादा लोग मारे गए, करीबन 85 मिलियन लोग मारे गए। 1 मिलियन में 10 लाख होते हैं। अब लगा लो, ठीक, कितने जीरो लगाओगे? ठीक है, तो आगे देखा जाए लो लेवल ऑफ प्रोडक्शन। एग्रीकल्चर की उनकी दूसरी देन, एग्रीकल्चर की प्रोडक्टिविटी कम थी। क्यों थी? लो लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी, क्योंकि हमारे देश में किसानों के पास एग्रीकल्चर की कोई टेक्नोलॉजी नहीं थी। लैक ऑफ इरिगेशन फैसिलिटीज, इरिगेशन की फैसिलिटी नहीं थी। उन्हें फर्टिलाइजर्स वगैरह के बारे में कोई ज्ञान नहीं था, जानकारी नहीं थी, जिसकी वजह से देश में लो लेवल ऑफ प्रोडक्शन देखने को मिलता है। इसके अलावा ब्रिटिशर्स ने भी एग्रीकल्चर के ऊपर और टेक्निकल और मास एजुकेशन के ऊपर कभी भी कोई भी पैसा खर्च नहीं किया। और क्या नुकसान हुआ, और क्या करके गए ब्रिटिशर्स? ब्रिटिशर्स एक दिन देखे गए पार्टीशन, इंडिया पाकिस्तान का बंटवारा करके गए, तो उससे भी हमें बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ा। तो यहाँ लिखा हुआ है एडवर्स इफेक्ट ऑफ पार्टीशन, मतलब पार्टीशन का हमारे ऊपर उल्टा असर पड़ा। क्या पड़ा? इंडिया एग्रीकल्चर प्रोडक्शन रिसीव फर्दर सेटबैक ड्यू टू कंट्रीज पार्टीशन एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस। जो इंडिया का एग्रीकल्चर प्रोडक्शन था उसे और ज्यादा नुकसान पहुंचा। किसकी वजह से? देश के बंटवारे की वजह से, आजादी के समय पे। अ साइजेबल पोर्शन, मतलब एक बहुत ही बड़ा टुकड़ा किसका? अनडिवाइडेड इंडिया का, जो कि बहुत ही ज्यादा इरिगेटेड माना जाता था। ठीक, विच इज हाईली इरिगेटेड, वेस्ट बंगाल और सिंध का। ठीक, एंड फर्टाइल लैंड, और बहुत सारी फर्टाइल लैंड वेंट टू पाकिस्तान, वो कहाँ चली गई? पाकिस्तान में चली गई। फिर क्या हुआ? ऑलमोस्ट द होल ऑफ जूट प्रोड्यूसिंग एरिया, जितना भी जूट प्रोड्यूसिंग एरिया था, मतलब जितने क्षेत्र में जूट प्रोड्यूस होता था, वो भी किसका पार्ट हो गया? ईस्ट पाकिस्तान का पार्ट हो गया, बांग्लादेश का पार्ट हो गया। बोला ये क्या सी बात बताई, ये तो हमने नहीं पढ़ा, बांग्लादेश ईस्ट पाकिस्तान। तो हाँ भाई, कुछ ऐसी ही कंडीशन हुआ करती थी। अगर हम बात करें, जो देखो इंडिया आज आप देखते हो, वो आपको कुछ इस तरीके का दिखाई देता है। ठीक, तो इधर की तरफ तुम्हें पता है पाकिस्तान है, यहाँ चाइना है, और यहाँ पे कहीं पे बांग्लादेश है। ठीक, तो पहले जब बंटवारा हुआ था तो ये वाला एरिया जो था, ये वेस्ट पाकिस्तान रहता, और ये बांग्लादेश नहीं था, ये ईस्ट पाकिस्तान था। हमारी देश की प्रधानमंत्री जो थी इंदिरा गांधी, उन्होंने कुछ पाकिस्तान में लिबरेशन फ्रंट्स वगैरह थे ईस्ट पाकिस्तान में, जिनके वहां के देश के संग बहुत बुरा सलूक किया था। लेडीज वगैरह के साथ, बच्चों वगैरह के साथ बहुत मार पिटाई और भी अलग तरीके से, मतलब उन्हें टॉर्चर करना, जो भी तुम सोच सकते हो, जैसा भी, मतलब वो सब हर तरीके से उनको परेशान किया था। तो वहां पे कुछ लोगों ने आजादी की डिमांड करना शुरू करी, इंदिरा गांधी ने उन्हें सपोर्ट किया और ईस्ट पाकिस्तान को पाकिस्तान से आजाद करा दिया और एक अलग देश घोषित कर दिया, जिसका नाम रखा बांग्लादेश। ठीक, तो ये सारे जो एरियाज थे वो हमारे उस समय के टाइम पे ईस्ट पाकिस्तान के पास चले गए थे, जिसे आज हम बांग्लादेश के नाम से जानते हैं। फिर सब्सटेंस फार्मिंग। सब्सटेंस फार्मिंग रेफर्स टू फार्मिंग फॉर सेल्फ कंजप्शन। हमारे एग्रीकल्चर का एक ये बहुत बड़ा फीचर था, मतलब
फार्मर्स हैड लिटिल सरप्लस लेफ्ट आफ्टर सेल्फ कंजप्शन टू सेल इन द मार्केट व्हिच इंप्लाइज लैक ऑफ कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। उस समय के टाइम पे फार्मर्स के पास बहुत ही कम सरप्लस बचता था खुद कंजप्शन करने के बाद मार्केट में बेचने के लिए, जिसकी वजह से क्या था, ये शो होता है कि उस समय लैक ऑफ कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर था। मतलब किसान जो था, जो मैंने तुम लोगों को उस समय बताया था, कितने लोग एक्सपोर्ट करा करते होंगे यार, तो लैक ऑफ कमर्शियलाइजेशन देखने को मिलता था। या फिर बार्टर सिस्टम के तौर पर भी कितने लोग यूज कर लेते होंगे। ठीक, अगला स्कार्सिटी ऑफ इन्वेस्टमेंट, मतलब एग्रीकल्चर में इन्वेस्टमेंट नहीं थी, इरिगेशन फैसिलिटीज नहीं थी, अच्छी टेक्नोलॉजी नहीं थी, हम पढ़ के आए, जिसकी वजह से क्या था, एग्रीकल्चर पूरी तरीके से डिपेंडेंट था किसके ऊपर, रेनफॉल के ऊपर। ठीक, क्योंकि हमारे देश में परमानेंट मीन्स ऑफ इरिगेशन की कमी थी, विच इम्प्लाइज लैक ऑफ परमानेंट मीन्स ऑफ इरिगेशन। ठीक, इसके अलावा जो मेथड्स होते हैं किसके, अब प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के, जैसे फ्लड कंट्रोल हो गया, ड्रेनेज हो गया, टेरेसिंग हो गया, डिसैलिनेशन हो गया ऑफ सॉइल, इन चीजों को उस समय विच इंक्रीज प्रोडक्टिविटी आर निग्लेक्टेड, इन्हें निग्लेक्ट किया जाता, मतलब किसानों को इनके बारे में कोई जानकारी थी ही नहीं। इसके अलावा गैप बिटवीन टिलर ऑफ द सॉइल एंड ओनर ऑफ द सॉइल। ठीक, जो टिलर ऑफ द सॉइल थे और ओनर ऑफ द सॉइल थे, उनके बीच में गैप था। टिलर ऑफ द सॉइल का मतलब हो गया, अगर मैं बात करूं, टिलर ऑफ द सॉइल कौन, टिलर ऑफ द सॉइल का मतलब होता है फार्मर्स। ओनर ऑफ द सॉइल कौन, जमींदार। ठीक, ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल, ब्रिटिशर्स के टाइम पे जो टिलर ऑफ द सॉइल थे, मतलब फार्मर्स थे, वो एक बहुत ही गरीब और डेप्थफुल लाइफ जिया करते थे। ठीक, और ओनर ऑफ द सॉइल जो थे, वो एक लग्जरियस लाइफ जिया करते थे। अब ऐसा कैसे होता था, तो ऐसा ऐसे होता था, तो इसकी भी कहानी सुनते हैं, बात करते हैं अपने लोग बैठ के आराम से। तो देखो, जमींदार करता क्या था, जमींदार फार्मर से जमीन लेता, फार्मर से कि लो भाई तुम इस जमीन पे खेती करो, और जो भी फसल उगेगी उसमें से भैया मैं तुमसे लगान लूंगा। अब वो हमने पहले ही पढ़ा था कि लगान तो ब्रिटिशर्स को जो जमींदार पे करेगा वो फिक्स है ना। ठीक, यहाँ पे अगर लगान की बात की जाए, यहाँ पे लगान फिक्स है, लेकिन ये इस फार्मर से कितना लगान लेगा वो तो फिक्स ही नहीं है। इसे देना है 10, ये ले रहा है 20, तो इसमें नुकसान किसका, फार्मर्स का था। ठीक, तो ये लोग क्या करते थे, फार्मर्स से लगान लेते थे, और फार्मर्स के से अगर नहीं दे पाते तो मैंने बताया भी था, तो फार्मर से उनकी फसल लिए करते थे। अब इससे क्या दिक्कत थी, इससे समस्या ये थी कि जमींदार जो थे, किसान के पास कोई चीज छोड़ते ही नहीं थे दोबारा इन्वेस्टमेंट करने के लिए। तुम खुद सोचो, एक तो ये इसमें से जो भी फसल कमाएगा उसमें से बहुत सारा हिस्सा तो ये खुद ही कंज्यूम करेगा, जो ये बाजार में बेच के थोड़े बहुत पैसे कमाता है, जिनका इस्तेमाल करके ये फर्दर दोबारा से इसमें इन्वेस्टमेंट करता, मतलब सीड्स वगैरह खरीद के लेके आता या फर्टिलाइजर वगैरह खरीद के लेके आता, तो वो पैसा अगर होता है तो वो जमींदार ले जा रहा है सरकार को देने के लिए। और अगर वो पैसा नहीं है, तो वो सब ये फसल अपनी बेच नहीं पा रहा है, मार्केट में नहीं बिक रही है, तो फसल इसकी मार्केट इसकी रखी हुई घर में, तो उस फसल को वो उठा के ले जा रहा है। ठीक, तो अब किसान के पास वो फसल भी नहीं है कि उसका फसल के थ्रू वो बार्टर सिस्टम के थ्रू सीड्स वगैरह ले आए जाके, तो भाई ये तो बहुत समस्या की बात है। तो और ये खुद भी किसी भी तरीके का रॉ मटेरियल जो थे, ये इन्हें प्रोवाइड नहीं करते थे, इन्हें खाली अपनी रेंटल इनकम से मतलब हुआ करता था। तो यही सब वजह थी कि अगर हम बात करें कि जमींदार जो थे वो लग्जरियस लाइफ जिया करते थे, और किसान बेचारा हमारा एक पुअर और डेब्टफुल लाइफ जीता था। वही लिखा है, जमींदार शेयर द आउटपुट एज रेंट। जमींदार क्या करते थे, आउटपुट को रेंट के तौर पे तो शेयर करते थे, लेकिन कोई भी डिड नॉट प्रोवाइड एनी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, लेकिन कोई कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन मतलब रॉ मटेरियल वगैरह वो प्रोवाइड नहीं करा करते थे। ठीक, दे वर ओनली इंटरेस्टेड इन मैक्सिमाइजिंग देयर रेंटल इनकम। जमींदारों को खाली अपनी रेंटल इनकम को बढ़ाने से मतलब था। फार्मर्स मेयरली गेट इनफ फॉर सब्सटेंस। फार्मर्स के पास बहुत ही कम बचता था, ड्यू टू विच दे डू नॉट हैव रिसोर्सेज टू इन्वेस्ट अगेन, जिसकी वजह से उनके पास इन्वेस्ट करने के पैसे नहीं थे। दिस वाइडन द गैप बिटवीन द टिलर ऑफ द सॉइल एंड द ओनर ऑफ द सॉइल, जिसकी वजह से टिलर ऑफ द सॉइल और ओनर ऑफ द सॉइल के बीच का जो गैप था वो बढ़ता चला जा रहा था। स्मॉल और फ्रेगमेंटेड होल्डिंग, ये क्या कहानी थी।
इस मतलब जैसे मान लो कोई किसान है रामू चाचा, तो रामू चाचा के पास बहुत सारी जमीन है। पता है कितनी जमीन है? रामू चाचा के पास 10 बीघा जमीन है। अब ये 10 बीघा जमीन तो है रामू चाचा के पास, लेकिन एक समस्या है। पता है क्या? रामू चाचा की 2 बीघा जमीन पीलीभीत में है। रामू चाचा की 2 बीघा जमीन बदायूं में है। रामू चाचा की 4 बीघा जमीन मान लो कहीं पे और मान लो रामपुर में है। और 2 बीघा जमीन अपने शहर बरेली में। ठीक। अब है तो इस बेचारे के पास 10 बीघा, लेकिन ये अलग अलग टुकड़ों में बटी हुई है, तो इसे कहते हैं स्मॉल और फ्रेगमेंटेड होल्डिंग। जिसकी वजह से समस्या क्या है? अब देखो, ये एक ही तो इंसान है यार, कितनी जगहों पे जाकर खेती कर लेगा? अगर यहाँ करेगा तो यहाँ इन तीन पे नहीं कर पाएगा, यहाँ करेगा तो इन तीन पे नहीं कर पाएगा। ठीक, तो एक ये बहुत बड़ी समस्या थी, इसकी वजह से प्रोडक्टिविटी बहुत ही कम हुआ करती थी। फिर आता है क्या? इंडस्ट्रियल सेक्टर। तो उसके बारे में भी पढ़ेंगे हम। पहले ब्रिटिश से इंडस्ट्रियल सेक्टर हमारा कैसा था, तो हमने पढ़ा भी इंडिया की जो हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री थी, अगर हम बात करें, वो वर्ल्ड वाइड रेप्यूटेड थी हमारी क्वालिटी और एक्सीलेंस के लिए। हमने पढ़ा भी पीछे कि हम लोग प्रीशियस मेटल्स हो गए, स्टोन्स वगैरह हो गए, कॉटन सिल्क क्लॉथ वगैरह हो गए, वो बेचा करते थे। देखो लिखा भी है यहाँ पे, टेक्सटाइल इंडस्ट्री ऑफ इंडिया वॉज फेमस वर्ल्ड वाइड फॉर इट्स डकाई मुस्लिन। हमारे देश की जो टेक्स वो बहुत ही ज्यादा फेमस थी। किस चीज के लिए? बहुत ही ज्यादा फेमस हुआ करती थी। किस चीज के लिए? एक कपड़े के लिए, जिस कपड़े की को कहा जाता है डकाई मुस्लिम, विच इज फाउंड इन बंगाल, जो कि कहाँ पे मिलता है? खाली बंगाल में मिलता है। ढाका, जो कि इस समय करंट कैपिटल है किसकी? बांग्लादेश की, वॉज फेमस फॉर इट्स फाइनेस्ट कॉटन टेक्सटाइल। वो फाइनेस्ट कॉटन टेक्सटाइल के लिए फेमस मानी जाती है पूरी दुनिया में। इसके अलावा मलमल शाही और मलमल खास, ठीक, मलमल शाही और मलमल खास जो थे, वो फाइनेस्ट वैरायटी है इसकी, मुस्लिम की, जिन्हें कौन वियर करते थे? रॉयल फैमिलीज वियर करा करते। ठीक है, रॉयल फैमिलीज वियर करा करती थी, पहना करती थी। ये भी उन्हीं एरियाज में मुस्लिम है, ऑब्वियस सी बात है। तो डकाई मुस्लिम की ही ये दो वैरायटी थी जिन्हें उस समय के टाइम पे राजा और महाराजा पहना। इसके अलावा हमें पता ही है, हम लोग कॉटन टेक्सटाइल के लिए बहुत ज्यादा फेमस हुआ करते थे। और मजबूरी वाली बात है, ये सारा हिस्सा अब हम बात करें बांग्लादेश में, बस मुस्लिम हमारे बंगाल में मौजूद है। आगे बढ़ते हैं, ब्रिटिशर्स ने क्या किया ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल। ब्रिटिश रूल में क्या हुआ? सिस्टमैटिक डी इंडस्ट्रियलाइजेशन देखने में। और ये क्या? सोच समझ के डी इंडस्ट्रियलाइजेशन। इंडस्ट्रियलाइजेशन का मतलब होता है जब देश के अंदर बहुत सारी इंडस्ट्री ओपन होती है। डी इंडस्ट्रियलाइजेशन का मतलब होता है जब देश के अंदर बहुत सारी इंडस्ट्रीज को बंद करवाया जाता है, तो उसे डी इंडस्ट्रियलाइजेशन कहा जाता है। तो उन्होंने सोच समझ के हमारे देश में इंडस्ट्रीज को बंद करवाया। कैसे? ये यहाँ लिखा है, सिस्टमैटिक डी इंडस्ट्रियलाइजेशन द वर्ड दैट डिस्क्राइब द स्टेटस ऑफ इंडियन इकोनॉमी ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल। ये वर्ड है जो इंडियन इकोनॉमी की स्टेटस को बताता है ब्रिटिशर्स के टाइम पे। ठीक, उन्होंने हमारी इंडस्ट्रीज को बंद करा। क्यों बंद करा? अब उसके पीछे ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछते हैं, तो ये पॉइंट ध्यान में रखना। ये आपका टू फोल्ड मोटिव बिहाइंड डी इंडस्ट्रियलाइजेशन के नाम से पूछ जाता है। पहला, टू गेट रॉ मटेरियल फ्रॉम ब्रिटेन फॉर ब्रिटेन इंडस्ट्रीज। मतलब उनका पहला मोटिव था, जो हमने पीछे बात करी, भाई उन्हें रॉ मटेरियल चाहिए था ब्रिटेन के अंदर जो इंडस्ट्रीज है उनके। दूसरा, यूज इंडिया एज अ मार्केट। वो इंडिया को मार्केट के तौर पे यूज करना चाहते थे फॉर देयर प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर्ड इन ब्रिटेन। जो ब्रिटेन में उनके प्रोडक्ट्स बन गए थे उनके। ठीक, तो यहाँ नीचे लिखा गया, ब्रिटिशर्स एक्सपोर्ट टैरिफ फ्री रॉ मटेरियल। टैरिफ फ्री मतलब टैक्स फ्री।
ब्रिटिशर्स क्या करते थे, हमारे यहाँ से टैरिफ फ्री, टैक्स फ्री रॉ मटेरियल इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते थे ब्रिटेन। ठीक, एंड इंपोर्ट और इंपोर्ट करते थे क्या, टैरिफ फ्री ब्रिटिश प्रोडक्ट, प्रोडक्ट कौन से, फिनिश्ड गुड्स। ठीक, टू इंडिया एट द सेम टाइम, और इसी के साथ साथ इसी समय पे वो हैवी ड्यूटी, मतलब हैवी टैक्सेस, ड्यूटी का मतलब भी होता है टैक्सेस, लगाते थे ऑन एक्सपोर्ट ऑफ इंडियन हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री। मतलब क्या है कहने का, मतलब कहने का ये है मेरा, जैसे मान लो ये ब्रिटेन है और ये अपना इंडिया है। ठीक, ब्रिटिशर्स क्या करते थे, इंडिया से ब्रिटेन तो रॉ मटेरियल लेके जाते थे, और ब्रिटेन से यहाँ पे फिनिश गुड्स लेके आते थे, और इन दोनों ही चीजों पे वो कोई भी किसी भी प्रकार का टैक्स नहीं। लेकिन एट द सेम टाइम अगर कोई हमारे देश का व्यापारी है, वो किसी और देश में, जैसे कि हम लोग उस समय के टाइम पे श्रीलंका वगैरह से भी ट्रेड करते थे, मान लो यहाँ श्रीलंका, हमारा श्रीलंका में कोई व्यापारी कोई सामान बेचता था, एक्सपोर्ट करता था, तो उस एक्सपोर्ट के ऊपर हैवी टैक्सेस लगाए गए। ठीक, ये चल रहा था, कितना खतरनाक सीन चल रहा था। ठीक, एज अ रिजल्ट जिसके नतीजे क्या निकला, हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री स्टार्ट लूजिंग इट्स फॉरेन एज वेल एज डोमेस्टिक मार्केट, विच लीड टू डिके ऑफ हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री। इससे हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री खत्म हो गई। मतलब नॉर्मली सोचो ना, ब्रिटिशर्स मशीन मेड फिनिश गुड्स हमारे देश में लेके आ रहे हैं अब, और देश में कोने कोने पे बेच रहे हैं। ये मशीन मेड गुड्स जो है, अगर हम बात करें हमारे देश के बने हैंडमेड गुड्स से, देखने में लुक वाइज बहुत अच्छे हैं, और उसके मुकाबले सस्ते भी हैं। ठीक, तो इसीलिए लोगों को ये पसंद आ रहे हैं। लोग अब हाथ से बने हुए गुड्स को इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, उनका इस्तेमाल उन्होंने बंद कर दिया, तो जिसकी वजह से हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री की डिमांड खत्म हुई, डोमेस्टिक मार्केट खत्म हो गया, डोमेस्टिक में कोई सामान नहीं खरीद रहा। अब नॉर्मल सोचो, तुम्हारा सामान जो पहले श्रीलंका में तुम 100 रुपए का बेचते थे, ब्रिटिशर्स अब उस पर टैक्स लगा रहे हैं, वो भी हल्का फुल्का नहीं, बहुत ज्यादा, तो वो मान लो 200 का हो गया। तो श्रीलंका में क्या वो कस्टमर तुम्हारे देश का सामान, तुम्हारा सामान खरीदेगा, नहीं खरीदेगा ना। तो इससे क्या हुआ, हमारे डोमेस्टिक के साथ साथ फॉरेन मार्केट भी खत्म हो गई। तो वो यहाँ लिखा है कि इससे क्या हुआ, हमारे देश की फॉरेन और डोमेस्टिक दोनों तरीके की जो मार्केट थी वो पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय। दूसरा अब इसमें आगे हमें पढ़ाया जाएगा कि क्या क्या मेन पॉइंट्स हैं। तो ये तो हमारा इंडस्ट्री के साथ हमने किया। तो पढ़ते हैं डी इंडस्ट्रियलाइजेशन, डिक्लाइन ऑफ हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री। जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, ब्रिटिश गवर्नमेंट सिस्टमेटिकली डिस्ट्रॉयड, उसमें वही पॉइंट्स लिखे जो अभी हम पढ़ के आए, डिस्ट्रॉयड हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री एंड डिड नॉट अलाउ एनी इंडस्ट्री इन इंडिया। मतलब ब्रिटिशर्स ने हमारे देश की हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री को डिस्ट्रॉय कर दिया, और इंडिया के अंदर कोई नई इंडस्ट्री भी खुलने नहीं दी। इसके पीछे उनका प्राइमरी मोटिव क्या था, अगर हम बात करें, इंडिया से रॉ मटेरियल लेके जाना सस्ते दामों पे, ठीक, टू गेट रॉ मटेरियल फ्रॉम इंडिया एट चीप रेट टू बी यूज्ड बाय मॉडर्न इंडस्ट्री इन ब्रिटेन, ब्रिटेन में ताकि इंडस्ट्री इस्तेमाल कर सके, और सेल करना फिनिश गुड्स ब्रिटेन की इंडस्ट्री के इंडियन मार्केट में एट हायर प्राइस। हायर प्राइस से मतलब हमारे देश के हिसाब से कम दाम पे, लेकिन वहां के हिसाब से हायर प्राइस पे। एट द सेम टाइम दे इम्पोज हैवी टैक्सेस ऑन हैंडीक्राफ्ट एक्सपोर्ट, और इसी के साथ उस समय पे वो हमारे देश के हैंडीक्राफ्ट एक्सपोर्ट के ऊपर खूब सारे टैक्सेस लगाते हैं। ड्यू टू अवर पॉइंट्स, इन 3 पॉइंट्स की वजह से जो हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री थी इंडिया के अंदर वो डिक्लाइन हो गई, या कह लो खत्म हो गई। इसका एडवर्स इफेक्ट ऑफ डिक्लाइन ऑफ हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री। अब भाई एक इंडस्ट्री पूरी बंद हो, उसका कोई तो इफेक्ट पड़ेगा, तो उसका भी बहुत ही गलत इफेक्ट पड़ता है। कुछ सोचो, इंडस्ट्री बंद होने का मतलब क्या है, लोगों की नौकरियां गई, काम धंधे बंद, अब वो क्या हो गए, बेरोजगार हो गए। तो इससे क्या हुआ, हमारे देश में अनएम्प्लॉयमेंट फैले, और वो भी ऐसा वैसा नहीं फैला, बहुत ही मैसिव स्केल पे फैला। तो यहाँ लिखा है द डिक्लाइन ऑफ इंडियन हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री रिजल्टेड इन मैसिव अनएम्प्लॉयमेंट। इससे बहुत ज्यादा मैसिव अनएम्प्लॉयमेंट हुआ, जितने भी आर्टिस्ट थे, वर्कफोर्स टू टेक अप एग्रीकल्चर एज एम्प्लॉयमेंट, वो सब एग्रीकल्चर करने को मजबूर हो गए, बिकॉज ऑफ विच, जिसकी वजह से क्या हुआ, एग्रीकल्चर ओवर क्राउडेड हो गई। मतलब एग्रीकल्चर में पहले के मुकाबले और ज्यादा लोग काम करना शुरू। ठीक, इंडियन गुड्स कुड नॉट विद स्टैंड विद द फॉरेन कंपटीशन ऑफ मशीन मेड गुड्स। इसके अलावा जो इंडियन गुड्स थे वो विद स्टैंड ही नहीं कर पा रहे थे, मतलब कंपटीशन में फॉरेन गुड्स के आगे खड़े ही नहीं हो पा रहे थे, क्योंकि वो बहुत ज्यादा एक तो सस्ते भी थे और देखने वगैरह में भी अच्छे थे, जिसकी वजह से क्या हो रहा था, इम्पोर्ट्स
ब्रिटिश गुड्स के लगातार बढ़ते चले जा रहे थे और हमारे देशी गुड्स बिक नहीं रहे। लैक ऑफ कैपिटल गुड इंडस्ट्री, मतलब अगर हम बात करें कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री, वो इंडस्ट्रीज होती हैं विच प्रोड्यूस मशीन टूल्स, जो क्या बनाती हैं, मशीन टूल्स बनाती हैं, या मशीन टूल्स विच आर यूज फॉर प्रोड्यूसिंग गुड्स फॉर कंजप्शन, या ऐसी मशीन्स बनाती हैं जिनका इस्तेमाल और गुड्स को प्रोड्यूस करने के लिए होता है, कंजप्शन में इस्तेमाल किया जाता है। ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल, ब्रिटिशर्स के टाइम पे देयर वाज देयर वाज हार्डली एनी कैपिटल गुड इंडस्ट्री। उस समय के टाइम पे कोई भी कैपिटल गुड इंडस्ट्री मौजूद नहीं थी। Britishers did not pay attention to Indian capital good industry since they want Indian to be dependent on them. और ब्रिटिशर्स ने कभी हमारे देश में इंडस्ट्री को खोलना भी नहीं चाहा। क्यों खोलना नहीं चाहा? क्योंकि वो चाहते थे कि इंडियंस जो है वो उनके ऊपर डिपेंडेंट रहे। ठीक, अगर हम लोग उनके ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहेंगे तो उनको दिक्कत हो सकती है। लो कंट्रीब्यूशन टू जीडीपी, इसके अलावा देखा जाए इंडस्ट्रियल सेक्टर का जो कंट्रीब्यूशन था जीडीपी में बहुत कम था। मतलब जीडीपी तो भाई तुमने पढ़ रखा है, जीडीपी में का फॉर्मूला क्या होता है? जीवीएमपी निकालो प्राइमरी सेक्टर की, जीवीएमपी निकालो सेकेंडरी सेक्टर की, और जीवीएमपी निकालो हमारी टर्शरी सेक्टर। इन तीनों को प्लस कर दो। इन तीनों को प्लस करने के बाद जीडीपी एमपी मिल जाएगी हमें। ठीक, तो ये जीडीपी एमपी जो हो गई, अगर हम बात करें तो इसमें इन तीनों सेक्टर्स का कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूशन होता है। मान लो जीडीपी 100 रुपए है, तो उस 100 रुपए में यहाँ पे जीडीपी प्राइमरी सेक्टर की 30 होगी, सेकेंडरी की 20 होगी और टर्शरी की 50 होगी। अगर तो अब इसमें जो कंट्रीब्यूशन था, मतलब हिस्सा था किसका, सेकेंडरी सेक्टर का, वो बहुत ही ज्यादा कम था। तो वो यहाँ लिखा है था ग्रोथ रेट ऑफ न्यू इंडस्ट्रियल सेक्टर इन कंट्रीब्यूशन टू जीडीपी वाज वेरी स्मॉल, बहुत ही कम था, बिकॉज एट द टाइम उस समय पे कोई भी इंडस्ट्री हमारे देश के अंदर मौजूद नहीं थी। इसके अलावा लिमिटेड रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर, पब्लिक सेक्टर मतलब गवर्नमेंट का बहुत ही लिमिटेड रोल था। ठीक, द लिमिटेड एरिया ऑफ ऑपरेशन ऑफ पब्लिक सेक्टर वाज आल्सो अ रीजन ऑफ द ड्रॉबैक ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्टर। इंडस्ट्रियल सेक्टर के की डिक्लाइन के पीछे एक गवर्नमेंट का रोल ना होना भी बहुत ही ज्यादा बड़ा रीजन था। मतलब जो सरकारी के सेक्टर्स थे वो मेनली कन्फाइंड थे खाली किसमें, रेलवे में, पावर जनरेशन में, पोर्ट्स में और सम अदर डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग, मतलब जैसे कि नगर निगम वगैरह। ठीक, तो ये लोग इस चीजों में ही इन्वॉल्व थे और किसी चीज में इन्वॉल्व नहीं हुआ करते थे। इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है इंडस्ट्रियल सेक्टर के बारे में, वो देख लेते हैं। ड्यू टू इनिशिएटिव ऑफ प्राइवेट सेक्टर, मॉडर्न इंडस्ट्री स्टार्टेड टू केम अप ड्यूरिंग द सेकंड हाफ ऑफ 19th सेंचुरी। 19th सेंचुरी का जो सेकंड हाफ आया, तो उसमें अगर हम बात करें 1950 के बाद अगर देखा जाए ढंग से, तो 1950 के बाद सेकंड हाफ का मतलब लगभग वही हुआ। ठीक, 19th सेंचुरी समझ लो, 19th सेंचुरी में हमें कुछ देखने को इंडस्ट्रीज देखने को मिली। द इंडस्ट्री established in this period were tech, cotton, टेक्सटाइल एंड जूट मिल्स विच शो वेरी स्लो प्रोग्रेस। मतलब उस समय के टाइम पे हमारे देश में कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज और जूट मिल्स खोली गई। मजेदार बात देखो अब क्या है, जो कॉटन टेक्सटाइल मिल्स थी वो मेनली डोमिनेटेड बाय इंडियंस, वो ज्यादातर इंडियंस ने खोली थी। और वो कहाँ थी, वेस्टर्न पार्ट्स में, हमारी कंट्री के गुजरात और महाराष्ट्र में लोग। जितनी भी जूट मिल्स थी वो ज्यादातर फॉरेनर्स ने खोली और वो मेनली बंगाल में खोली गई। ठीक, जो कि आज भी बंगाल में है। ठीक, द मेजर ब्रेक थ्रू, सबसे बड़ा ब्रेक थ्रू क्या था, ब्रेक थ्रू क्या था मतलब अगर बात करें सबसे बड़ा अचीवमेंट क्या था उस समय का, टिस्को का खुलना। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी टिस्को इन 1907 जमशेदपुर बिहार में टिस्को खोली गई। रतन टाटा जी के दादाजी के थ्रू अगर बात करें, उसका ये पिताजी होंगे जहां तक है, उन्होंने खोली होगी, उनके थ्रू खोली गई थी। जमशेद जी टाटा, उनके नाम पे ये रखा गया था, इस जमशेदपुर नाम से उनके नाम पे ही रखा गया है। A few other industries in the field of sugar, cement, paper, etc. also came after the Second World War. इसके बाद सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय पे, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के खत्म होने के बाद कुछ और इंडस्ट्री शुगर की, सीमेंट की, पेपर की भी हमारे देश में खुलना शुरू हुई। फिर क्या आया, सुएज कैनाल। अब ये छोटा सा टॉपिक है, ये भी शॉर्ट नोट के तौर पे पूछ लिया जाता है। ठीक, इंडस्ट्रियल सेक्टर की बात करें तो वो हमारा यहाँ पे खत्म हो। सुएज कैनाल क्या है इसके बारे में भी पढ़ लेते हैं। सुएज कैनाल एक आर्टिफिशियल वाटर, ठीक, जो कहां से कहां तक जाता है, जो कि नॉर्थ से साउथ तक जाता है, अक्रॉस
इथमस ऑफ स्विस इन नॉर्थ ईस्टर्न इजिप्ट। नॉर्थ ईस्टर्न इजिप्ट में इथमस ऑफ स्विस से, स्विस में ये नॉर्थ से साउथ तक जाता है। स्विस कैनाल की ओपनिंग 1869 में हुई थी, जिसकी वजह से जो कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन थी वो बहुत कम हो गई थी और इंडियन मार्केट तक एक्सेस करना बहुत आसान हो गया। कैसे आसान हो गया था सर? तो ये ऐसे आसान हो गया था, देखो इसको हम अभी देख लेते हैं, तुम्हें दिखाते हैं। एक यहाँ पे डालते हैं स्विस कैनाल। ब्लॉकेज का, ठीक है, सुएज कैनाल। तो ये है सुएज कैनाल की अगर हम बात करें। अच्छा बोले सर। ठीक, तो इसने इंडिया को एक डायरेक्ट सी रूट प्रोवाइड किया था, तो इसमें नहीं दिखा रहा है। और ये वाला picture, देखो ये है। तो ये सुएज कैनाल है। ठीक, तो ये अगर हम बात करें तो ये हमारी सुएज कैनाल है पूरा, इसमें देखो ज्यादा अच्छे से दिखा रखा है। ये पूरा एरिया अगर बात करी जाए, देखो मेरा आइडिया था, ये पूरा एरिया अगर हम बात करें यहाँ से, ये पूरी सुएज कैनाल है, यहाँ से इंडिया तक आसान हो गया, एक तरीके से सीधा रास्ता मिल गया। पहले जब ब्रिटिशर्स आए थे तो वो साले पूरा यहाँ से देखो यहाँ तक घूम के आए, पूरा अफ्रीका घूम के आए थे, तो अब उन्हें एक सीधा रास्ता मिल गया था, जिससे क्या होगा, कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, पेट्रोल वगैरह का खर्चा बचेगा नहीं बचेगा, ऑब्वियस सी बात है। तो इससे ये फायदा उन्हें देखने को मिल रहा था। तो वो यहाँ लिखा है, इससे कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन बहुत कम हो गया और इंडियन मार्केट तक पहुंचना बहुत आसान। Canal provided direct route for ships operating between Britain and India and avoid the need to sail around Africa। मतलब अब जो शिप्स अगर हम बात करें ऑपरेट कर रहे थे ब्रिटेन और इंडिया के बीच में, उसको इस कैनल ने एक डायरेक्ट ट्रेड रूट प्रोवाइड कर दिया था। अब उन्हें अफ्रीका तक पूरा घूम के, जो आपने इस फोटो में देखा अगर हम बात करें, अब उन्हें अफ्रीका से पूरा घूम के इंडिया आने की जरूरत नहीं थी, एक डायरेक्ट सी रूट उनके पास था, तो वो इस रास्ते से इंडिया आसानी से आ सकती। ठीक, स्ट्रेटेजिकली और इकोनॉमिकली आज ये दुनिया का सबसे इंपॉर्टेंट वाटरवे कंसिडर किया जाता है। इनफैक्ट अभी कुछ समय पहले यहाँ पे एक ब्लॉकेज हो गई थी, जो उस समय हम लोग डाल रहे थे तो आ रहा था, तो उससे करीबन 7 दिन तक अगर हम बात करें तो वो बंद रहा था, तो उसमें बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है। ठीक, फॉरेन ट्रेड। अब अगला इसमें आता है हमारा अगला सेक्टर, जब बात करें अगली चीज हमें पढ़ाई जाएगी फॉरेन ट्रेड के बारे में। प्रायर टू ब्रिटिशर्स के पहले इंडिया जो था वो एक्सपोर्टर था किसका, फिनिश गुड्स का। जैसे कि हम लोग क्या क्या बेचते थे, कॉटन और सिल्क टेक्सटाइल हो गए, आयरन गुड्स हो गए, वुडन गुड्स हो गए, आइवरी वर्क हो गया, प्रीशियस स्टोन्स हो गए, ये सब चीजें हम लोग फॉरेन में एक्सपोर्ट करा करते थे। लेकिन ब्रिटिशर्स ने क्या कर दिया, हमें नेट एक्सपोर्टर बना दिया रॉ मटेरियल का, और इम्पोर्टर बना दिया फिनिश गुड्स का। तो वही बात यहाँ पे लिखी हुई है, पहला पॉइंट, एक्सपोर्टर ऑफ प्राइमरी प्रोडक्ट और इम्पोर्टर ऑफ फिनिश गुड्स। इंडिया बिकेम द एक्सपोर्टर ऑफ प्राइमरी प्रोडक्ट such as raw silk, कॉटन, वूल, शुगर एक्सेट्रा। मतलब हम लोग रॉ सिल्क, कॉटन, वूल, शुगर एक्सेट्रा क्या करते थे, एक्सपोर्ट करा करते थे। और इंपोर्ट करते थे क्या, कॉटन, सिल्क और वूलन क्लॉथ। और कैपिटल गुड्स करते थे, जैसे कि मशीनरी हो गई, जो कहाँ बन रही है, ब्रिटेन में बन रही थी। दूसरा, मोनोपोली कंट्रोल ऑफ ब्रिटिश रूल। ब्रिटिश ने क्या कर रखा था, हमारे ट्रेड के ऊपर, इंडिया के एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के ऊपर मोनोपोली कंट्रोल कर रखा था, मतलब पूरी तरीके से कंट्रोल कर रखा था। लिखा भी है देखो, मोर देन हाफ ऑफ इंडिया फॉरेन ट्रेड वॉज रिस्ट्रिक्टेड टू ब्रिटेन। मतलब अगर हम बात करें जो इंडिया से फॉरेन ट्रेड होता था, 50% से ज्यादा का अगर ट्रेड की बात करें, वो तो इंडिया और ब्रिटेन के बीच में ही हो रहा था, मतलब एक्सपोर्ट इंपोर्ट जो हो रहे थे। और खाली जो थे, वाइल द रेस्ट वाज अलाउड, वो भी हमें अलाउ किया गया था करने को। कौन कौन से देश थे ये पूछ लेते हैं वो, ये जरूर याद कर लेना। चाइना, श्रीलंका, ईरान, एमसीक्यू में इस चीज को पूछा जा सकता है आपसे। ठीक, इसके अलावा जो शिप, जो ओपनिंग हुई सुएज कैनाल की 1869 में, उसने एक डायरेक्ट ट्रेड रूट प्रोवाइड कर दिया शिप्स को, जो इंडिया और ब्रिटेन के बीच में मतलब घूम रहे थे या चल रहे थे, हम ये कह सकते हैं। तो उससे और ज्यादा कंट्रोल उन्हें मिल गया। ड्रेन ऑफ इंडियाज वेल्थ ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल।
इंडिया की वेल्थ हाँ तो चोरी करके ले गए तो हम सबको पता है, सोना वगैरह यहाँ से, वो बात है, वो बात तो अलग है, उसको यहाँ पे नहीं लिखा गया है। यहाँ पे वेल्थ का मतलब कुछ और है। देखो भाई, अब हम लोग कुछ सामान एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं और कुछ इंपोर्ट भी कर रहे हैं। एक्सपोर्ट अगर इंपोर्ट से ज्यादा होते हैं तो हमें पता है हमारा क्या आता है, नेट एक्सपोर्ट आता है। ठीक। अब नेट एक्सपोर्ट मतलब हमें ट्रेड सरप्लस भी हम कह सकते हैं इसे। यूपी से अगर आपने देखा हो तो इसे ट्रेड सरप्लस भी कह लो, खाली गुड्स कह लो, सर्विस वो उस समय सर्विसेज वैसे इतनी हुआ भी नहीं करती, खाली गुड्स का ही ले रहे तो हम ट्रेड सरप्लस भी तो कह सकते हैं इसे। तो उस समय मजेदार बात थी कि हमारे देश में ट्रेड सरप्लस है। जैसे आज ट्रेड डेफिसिट है, चलता है, वैसे उस समय ट्रेड सरप्लस हुआ करता था। हम लोग एक्सपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल ज्यादा थे हमारे, ना कि इम्पोर्ट। जैसे मान लो हम लोग एक्सपोर्ट करते थे 100 का और इंपोर्ट करते थे मोट मात्र 50 का, तो 50 रुपए का ट्रेड सेटल। तो अब इस 50 रुपए का इस्तेमाल कायदे में क्या होना चाहिए? देश की भलाई के लिए इस्तेमाल करना चाहिए, देश के डेवलपमेंट के लिए इसका इस्तेमाल होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। तो ब्रिटिशर्स इस 50 रुपए का पता है क्या करते थे? वो इस 50 रुपए का इस्तेमाल अपने खर्चों को पूरा करने के लिए करा करते थे, या फिर जो उनकी जंग चल रही थी जर्मनी से, वर्ल्ड वॉर वाली, उसको लड़ने के लिए हथियार वगैरह खरीदने के लिए, वॉर के एक्सपेंसेस को पूरा करने के लिए करते थे। और जो पैसा बचता था उससे वो सर्विसेज वगैरह खरीदते। तो वो यहाँ लिखा है, अंडर द ब्रिटिश रूल इंडिया बिकेम एन एक्सपोर्टर ऑफ रॉ मटेरियल। ब्रिटिशर्स के टाइम पे इंडिया जो था एक्सपोर्टर था रॉ मटेरियल और इम्पोर्टर था फिनिश गुड्स। देयर वाज ह्यूज एक्सपोर्ट सरप्लस। उस समय के टाइम पे बहुत ही ज्यादा एक्सपोर्ट सरप्लस सरप्लस हुआ करता ड्यू टू एक्सेस एक्सपोर्ट्स, क्योंकि हमारे एक्सपोर्ट जो थे वो इम्पोर्ट से ज्यादा हुआ करते थे। एक्सपोर्ट सरप्लस का इस्तेमाल किस लिए किया जाता? पेमेंट फॉर एक्सपेंसेस इनकर्ड बाय कॉलोनियल गवर्नमेंट। कॉलोनियल गवर्नमेंट के जो भी खर्चे होते थे उनको पूरा करने के लिए इनका इस्तेमाल करते थे। इसके अलावा टू मीट द एक्सपेंसेस ऑफ वॉर फॉट बाय ब्रिटिश गवर्नमेंट। ब्रिटिश गवर्नमेंट जो जंग लड़ रही थी उस जंग को लड़ने के लिए इस पैसे का इस्तेमाल होता था। इसके अलावा टू इम्पोर्ट विजिबल आइटम्स सच एज सर्विसेज, ठीक, या सर्विसेज वगैरह को इम्पोर्ट करने के लिए भी इस पैसे का ही इस्तेमाल किया जाता। आगे आता है डेमोग्राफिक कंडीशन। डेमोग्राफिक कंडीशन क्या थी? डेमोग्राफिक कंडीशन ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल एग्जिबिट ऑल फीचर्स ऑफ एन स्टेगनेंट एंड बैकवर्ड इकोनॉमी। मतलब हमारी अगर हम डेमोग्राफिक कंडीशन की बात करें उस समय के टाइम पे वो सारे फीचर्स थे उसके अंदर जो एक बैकवर्ड और स्टेगनेंट इकोनॉमी के अंदर हुआ करते। ठीक। फर्स्ट ऑफिशियल सेंसस, तो ये पॉइंट एमसीक्यू के लिए ध्यान रखना है। फर्स्ट ऑफिशियल सेंसस, ठीक, जो पहला ऑफिशियल सेंसस हुआ था अगर हम बात करें, वो हुआ था कब? 1881 के अंदर। ठीक। थ्रू सफरिंग फ्रॉम सर्टेन लिमिटेशन सेंसर रिवील अनइवननेस इन इंडियन पॉपुलेशन ग्रोथ। मतलब उस समय जो सेंसस हुआ 1881 में, उसके बाद भी वो कई बार हुआ, तो उसमें अनइवननेस दिख गई इंडिया की पॉपुलेशन ग्रोथ। मतलब इंडिया की पॉपुलेशन कभी तो बहुत तेजी से बढ़ जा रही थी, कभी कम हो जा रही थी, फिर बढ़ जा रही थी, फिर कम हो जा रही थी, फिर बढ़ जा रही थी, फिर कम हो जा रही थी। तो अनइवननेस देखने को मिल रही थी। 1881 ऑनवर्ड से, मतलब 1881 के बाद से जो सेंसस के ऑपरेशंस थे वो हर 10 साल बाद सरकार ने करना शुरू कर दिया। मतलब हर 10 साल के बाद अगर हम बात करें पॉपुलेशन को काउंट करना शुरू कर। फिर आया ईयर 1921। इसे नाम दिया गया था ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड। अब क्यों नाम दिया गया? क्योंकि ये कहा जाता है इस पीरियड के बाद से जो दो काम हुए। पहला तो क्या हुआ, जो हमारे देश की पॉपुलेशन थी अगर हम बात करें, वो पहले तो अनइवन थी, फिर उसके बाद तो वो लगातार ग्रो करी है, पहली चीज। दूसरी चीज क्या थी, हम लोग डेमोग्राफिक ट्रांजिशन के सेकेंड स्टेज में थे। और सर सेकेंड स्टेज मतलब, देखो डेमोग्राफिक ट्रांजिशन की तीन स्टेज होती है, स्टेज 1, स्टेज 2 और स्टेज 3। स्टेज 1 में हमारे देश, किसी भी देश में, डेवलपिंग कंट्री में बर्थ रेट बहुत ज्यादा हाई होगा और डेथ रेट भी बहुत ज्यादा हाई होगा। स्टेज 2 में हाई बर्थ रेट होता है और मॉडरेट डेथ रेट होता है। और स्टेज 3 में मॉडरेट बर्थ रेट होता है और लो डेथ रेट होता है। हेल्थ केयर फैसिलिटीज अच्छे होने की वजह से, पब्लिक अवेयरनेस बढ़ने की वजह से बर्थ रेट पे कंट्रोल देखने को मिलता है। और अच्छी मेडिकल फैसिलिटीज की वजह से डेथ रेट में भी कमी देखने को मिलती है। तो यहाँ ये लिखा है बिफोर 1921 इंडिया जो था वो डेमोग्राफिक कंडीशन की, अ, अब आफ्टर आएगा, सॉरी यहाँ पे, आफ्टर 1921 इंडिया वाज, हाँ सही लिखा है, सॉरी सही लिखा है, ध्यान से पढ़ा नहीं, सही लिखा। बिफोर 1921, 1921 से पहले इंडिया जो था वो फर्स्ट स्टेज में था डेमोग्राफिक ट्रांजिशन। जो सेकंड स्टेज थी बिगिन आफ्टर 1921, वो 1921 के बाद बिगिन हुई। सो 1921 को क्या कहा गया, डिस्क्राइब किया गया एज द ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड। ग्रेट डिवाइड का साल माना। तो अब हमें कुछ डाटा पॉइंट्स याद करने हैं, ये तो रटने वाले पॉइंट्स है, आपको रखना ही है।
हाई बर्थ रेट थी उस समय और हाई डेथ रेट। बर्थ रेट का मतलब हो गया नंबर ऑफ चिल्ड्रन बोर्न पर थाउजेंड इन ईयर, 1000 में कितने बच्चे मतलब बोर्न हो रहे हैं। डेथ रेट का मतलब हो गया 1000 लोगों में कितने लोग मर रहे हैं। एमसीक्यू के पर्पज से क्या याद रखना है, बर्थ रेट उस समय 48 पर थाउजेंड था और डेथ रेट 40 पर थाउजेंड हुआ करता था। एक्सट्रीमली लो लिटरेसी रेट, अगर लिटरेसी रेट की बात करें तो वो टोटल हमारे देश का 16% था। मतलब देश में अगर 100 लोगों की पॉपुलेशन है तो उन 100 लोगों में से मात्र 16 लोग ही जो थे वो कौन कैसे थे, लिटरेट थे, पढ़े लिखे। ठीक, और इसके अलावा फीमेल लिटरेसी रेट की तो क्या कहने, वो तो मात्र 7% था। ठीक, मतलब बहुत ही ज्यादा कम था। अगर 100 औरतें हुआ करती थी, सॉरी लड़कियां हुआ करती थी, तो उनमें से खाली 7 ही पढ़ी लिखी होती थी, वो भी इतनी ज्यादा हाई फाई पढ़ी लिखी नहीं होती थी। बाकी इसी तो उनको पता ही है, देख ही रखी है तुम लोगों ने साथ में। ठीक, पब्लिक और हेल्थ पुअर सॉरी पुअर हेल्थ फैसिलिटीज, जो पब्लिक हेल्थ फैसिलिटीज थी वो अनअवेलेबल, मतलब मौजूद ही नहीं थी। बहुत ज्यादा पॉपुलेशन, एक लार्ज पोर्शन ऑफ पॉपुलेशन के पास जो हेल्थ केयर फैसिलिटीज थी वो मौजूद ही नहीं थी। ठीक, एज अ रिजल्ट जिसका नतीजा क्या निकला, एयर और वाटर बॉर्न डिसीज जो थी वो बहुत ही ज्यादा बुरी तरीके से देश के अंदर फैली हुई। फिर हाई इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, ये क्या था। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट का मतलब होता है नंबर ऑफ इन्फेंट्स, इन्फेंट्स मतलब चिल्ड्रन बिलो 1 ईयर, जो 1 साल से कम के बच्चे होते हैं उन्हें इन्फेंट कहा है। ठीक, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट में वो नंबर ऑफ इन्फेंट्स आते थे जो मर जाते हैं, गायब हो जाते हैं बिफोर रीचिंग 1 ईयर ऑफ एज, 1 साल का होने से पहले। मतलब 1000 बच्चे जो पैदा हुए, अगर उन 1000 बच्चों में से कुछ बच्चे 1 साल के भी नहीं हो पाते हैं, अपना फर्स्ट बर्थडे भी सेलिब्रेट नहीं कर पाते हैं और वो मर जाते हैं, तो वो इस रेट के अंदर, या कह सकते हो इसके अंदर काउंट किए जाते हैं। तो इन्फेंट मॉर्टलिटी रेट उस समय के टाइम के बहुत ज्यादा हाई हुआ करता था। तो लिखा भी है 218 बच्चे 1000 बच्चों में से मर गए। कितनी खतरनाक बात है। ठीक, इन कॉन्ट्रास्ट टू आईएमआर, आईएमआर में आखिर बाद में और देखें अगर हम, तो इसकी कंडीशन थोड़ी सुधरी। 2011 में ये 44 पर थाउजेंड हो गया और प्रेजेंटली भी अभी भी 33 बच्चे बेचारे मर ही जाते हैं, ठीक, जिनको फैसिलिटीज नहीं मिल पाती। लो लाइफ एक्सपेक्टेंसी, मतलब लाइफ एक्सपेक्टेंसी मतलब नंबर ऑफ ईयर फॉर विच पीपल आर एक्सपेक्टेड टू लिव। लाइफ एक्सपेक्टेंसी का मतलब होता है कि एक इंसान के औसतन कितने साल को जिएगा, ऑन एवरेज कितने साल को जिएगा। तो 1951 में खाली एक इंसान 44 इयर्स के आसपास जीता था, करेंटली 69.4 इयर्स में तक जीता है। तो ये जो ग्रोथ है, ये हेल्थ फैसिलिटीज थोड़ी अच्छी हुई है या हेल्थ अवेयरनेस बढ़ी है, उसकी वजह से देखने को मिली है। और हमने सब देखा है कि 100 साल तक सुना है लोग जो थे बेटा वो कुछ ही होते थे, ठीक, वरना लोग छोटी छोटी बीमारियों से मर रहे थे। टिटनस का इंजेक्शन नहीं लगवाया, लोहे से चोट लग गई तो वहां उससे वजह से मर गए, या फिर उसकी वजह से अपाहिज हो गए, या मलेरिया टाइफाइड, ये उस समय बहुत ही, जो इस समय की टाइम पे छोटी मोटी बीमारियां कंसिडर करते हैं हम लोग, बहुत ही खतरनाक बीमारियों को तौर पे इन्हें कंसिडर किया जाता है। इसके अलावा वाइड स्प्रेड पॉवर्टी, ठीक, पॉवर्टी के बारे में देखो कोई डाटा तो प्रेजेंट नहीं, क्योंकि उस समय पॉवर्टी लाइन जैसा शायद कोई कॉन्सेप्ट हुआ ही नहीं होगा, या फिर पॉवर्टी को मेजर करने के लिए कुछ ब्रिटिशर्स ने भी कोई काम नहीं किया। ठीक, लेकिन इस बात में कोई डाउट नहीं है कि उस समय के टाइम पे हमारे देश में बहुत ज्यादा गरीबी होगी। क्यों? क्योंकि जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है अगर हम बात करें वो उस समय का बहुत ही कम था। हमने पढ़ा भी था, जो पर कैपिटा इनकम थी एक इंसान की वो मात्र 230 रुपए हुआ करती थी। 230 रुपए बेटा, ये पूरे साल की बात हो रही है, महीने की बात नहीं हो रही। कि कोई बच्चा सोच रहा हो कि सर उस समय तो महंगाई भी इतनी नहीं है, 230 रुपए महीना तो बहुत होगा, तो 230 रुपए साल के हैं मेरे लाख। ठीक, तो कितने हो गए खुद हिसाब लगा लेना महीने के। इसके अलावा ऑक्यूपेशन स्ट्रक्चर, ऑक्यूपेशन स्ट्रक्चर मतलब हो गया डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्किंग पर्सन अमंग डिफरेंट सेक्टर्स, मतलब हर सेक्टर में जितने भी हमारे देश में काम करने वाले लोग हैं, किस सेक्टर में कितने लोग काम कर रहे हैं। अगर हम कॉलोनियल पीरियड की बात करें, इंडिया का एग्रीकल्चर जो सॉरी ऑक्यूपेशन स्ट्रक्चर था, शोड लिटिल साइन ऑफ चेंजेस, मतलब उसमें कोई चेंजेस देखने को नहीं। जैसे कि क्या, ब्रिटिशर्स के आने से पहले भी हम लोग एग्रीकल्चर में बहुत ज्यादा इन्वॉल्व थे, करीबन 72% की पॉपुलेशन इन्वॉल्व हुआ करती थी, और ब्रिटिशर्स के जाने के बाद भी उतनी ही परसेंट पॉपुलेशन इन्वॉल्व थी। तो लिखा भी है प्री डोमिनेंस ऑफ प्राइमरी सेक्टर है एग्रीकल्चर सेक्टर।
एग्रीकल्चर सेक्टर में उस समय भी सबसे ज्यादा वर्कफोर्स काम करती थी, करीबन 72%। और बाकी की 27.3% जो थी वो मैन्युफैक्चरिंग में थी, इसमें से 10% मैन्युफैक्चरिंग में है, और 17.2% सर्विस सेक्टर के अंदर काम करा करती थी। एट द सेम टाइम उसी समय पे अगर हम देखें तो मात्र 2% लोग ही इंग्लैंड में और यूएसए में, 12% लोग जापान में, और 4% लोग जर्मनी में एग्रीकल्चर में इंगेज। ठीक। इसके अलावा सेकेंडरी सेक्टर की अगर हम बात करें, इंडस्ट्रियल सेक्टर में, तो यूएसए में 32%, इंग्लैंड में 42% और जापान में 39% पॉपुलेशन जो कि इन देशों की वो सेकेंडरी सेक्टर है, इंडस्ट्रियल सेक्टर में इंगेज पाई गई। रीजनल वेरिएशंस, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसके बारे में सेपरेट भी पूछ लिया जाता है कभी कभी। तो इसमें क्या है, द स्टेट्स ऑफ तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरला, कर्नाटका, महाराष्ट्र विटनेस अ डिक्लाइन इन वर्कफोर्स ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर, वेयर एज इंक्रीज इन द वर्कफोर्स ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विस सेक्टर। मतलब रीजनल वेरिएशन, मतलब अलग अलग रीजन में अलग अलग चीजें होती है। जैसे कि जो स्टेट्स थी कौन कौन सी, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरला, कर्नाटका, महाराष्ट्र। यहाँ पे क्या देखने को मिला, जो वर्कफोर्स थी किसमें, एग्रीकल्चर सेक्टर में, वो कम हो गई और बढ़ गई किसमें, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में और सर्विस सेक्टर में। बट एट द सेम टाइम, सेम समय पे जो उड़ीसा, राजस्थान, पंजाब में जो स्थिति थी वो उल्टी थी। यहाँ पे क्या देखा गया, जो वर्कफोर्स थी वो बढ़ गई कहाँ पे, एग्रीकल्चर सेक्टर। इस चीज को इकोनॉमिक टेक ऑफ के नाम से भी जाना जाता है। ठीक। इसके बाद आता है हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर। तो इंफ्रास्ट्रक्चर की देश में ब्रिटिशर्स क्या कंडीशन छोड़ के गए, सब कुछ देखो पढ़ाया जाएगा, सब बन जाएगा कि ब्रिटिशर्स क्या स्थिति करे गए थे। तो इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो इंफ्रास्ट्रक्चर ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल वाज वेरी, ब्रिटिशर्स के टाइम पे हमारे देश का इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ही ज्यादा खराब था। सम एफर्ट्स वर मेड बाय, बट द मेन मोटिव बिहाइंड infrastructural development was to fulfill colonial government interests। ऐसा नहीं है कि ब्रिटिशर्स ने कुछ काम नहीं किया, ब्रिटिशर्स ने भाई काम किया, ऐसा नहीं है। रेलवे वगैरह उन्होंने खोले, अंग्रेजी मीडियम सीबीएसई बोर्ड स्कूल में हम लोग पढ़ रहे हैं। ठीक। तो अगर बात की जाए, हम भी पढ़े, तो ये सब उन्हीं की देन है। अगर बात करी जाए, ये इन्हीं चीजों की देन है जिन स्कूलों में आज हम पढ़ा रहे हैं, या हम पढ़ रहे हैं, या हमने पढ़ाई करी है। ठीक। तो वो यहाँ पे लिखा हुआ है, लेकिन ये जो काम इन्होंने करे वो खाली अपने फायदे के लिए करे, इसमें हमारा कोई बेनिफिट नहीं था। वो सर ऐसे कैसे, तो वो देखते हैं। पहला, रोड्स। ब्रिटिशर्स ने हमारे देश में रोड्स बनवाई। पहले के टाइम पे रोड्स नहीं हुआ करती थी, कच्ची सड़कें हुआ करती थी। कॉलोनियल गवर्नमेंट कुड नॉट accomplish मच ऑन कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड्स ड्यू टू लैक ऑफ फंड्स। कुछ ज्यादा देश, पूरे देश में तो रोडें नहीं बनवा पाए, लेकिन हाँ जितनी भी उन्होंने बनवाई, वो उसके पीछे उनका मेन रीजन था मोबिलाइजेशन ऑफ आर्मी और शिफ्टिंग ऑफ रॉ मटेरियल। इंडिया के एक कोने से दूसरे कोने तक आर्मी को मोबिलाइज करना, ताकि कंट्रोल इफेक्टिव रहे, इफिशिएंट रहे इंडिया के कोने कोने में। दूसरा, हमने पहले पढ़ा था रॉ मटेरियल को यहाँ से लेके जाते थे, तो उस रॉ मटेरियल को इंडिया के कोने कोने से वो लेके आते, तो उस कोने कोने से रॉ मटेरियल को लाने में रोड्स बहुत मदद करती थी, क्योंकि पहले रोड्स वगैरह नहीं होती थी, तो ट्रेवलिंग में उन्हें बहुत ज्यादा दिक्कत हुआ करती। ठीक। अगला, रेलवे। रेलवे जो था सबसे इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन था ब्रिटिशर्स का। रेलवे 1850 के अंदर इंडिया के अंदर खुला। रेलवे ने इंडियन इकोनॉमी को अलग अलग तरीके से, इंडियन इकोनॉमी के ऊपर असर डाला, पॉजिटिव और निगेटिव दोनों भी रखे हैं। इससे क्या हुआ, डोमेस्टिक मार्केट एक्सपेंड हो गया। मतलब पहले जो सामान खाली उत्तर प्रदेश में बिका करता था, अब वो उत्तर प्रदेश के अलावा पंजाब में भी बिक रहा है, तमिलनाडु में भी बिक रहा है, ठीक, हर जगह बिक रहा है। तो इससे डोमेस्टिक मार्केट। इसके अलावा इट एनहांस एग्रीकल्चर कमर्शलाइजेशन, इससे एग्रीकल्चर कमर्शलाइजेशन देखने को, किसान अब अपने प्रोडक्ट को जगह जगह पे बेच सकता है। ठीक। रेलवे अनेबल पीपल टू अंडरटेक लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल, इसके अलावा रेलवे ने लोगों की मदद करी, लंबी दूरी का सफर तय करना अब आसान हो गया था। ठीक। फास्टर मूवमेंट ऑफ फूड ग्रेन्स अक्रॉस डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री विच हेल्प इन कंट्रोलिंग फेमाइन्स। इसके अलावा रेलवे ने क्या मदद करी पता है, जैसे मान लो उत्तर प्रदेश में सूखा पड़ा और राजस्थान में अच्छी खासी फसल है, तो राजस्थान से उत्तर प्रदेश में फसल आ रही, ठीक, तो रेलवे की मदद से उन एरियाज में खाना पहुंचाना आसान हो गया जहां पे भुखमरी की वगैरह फैली हुई है। तो भुखमरी को काफी करने में भी रेलवे ने बहुत ज्यादा मदद करी। निगेटिव इम्पैक्ट क्या हुआ, कंट्रीब्यूट कॉलोनियल एक्सप्लॉयटेशन,
इससे एक्सप्लॉयटेशन जो था वो और ज्यादा हो गया। क्यों? रेलवे की मदद से प्राइमरी गुड्स जो थे अब और आसानी से पोर्ट्स तक ट्रांसपोर्ट हो रहे थे एक्सपोर्ट कर। ठीक, फिनिश गुड्स जो आ रहे थे ब्रिटेन से वो अब इजीली ट्रांसपोर्ट हो रहे थे देश के अलग अलग कोने में। पहले रोड्स के थ्रू उन्हें पहुंचने में समय लगता था, अब रेलवे है तो रेलवे तो भाई बहुत तेजी से पहुंचा रहा है। तो उससे और ज्यादा नुकसान हुआ हमारे देश की हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री को। एयर और वाटर ट्रांसपोर्ट, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या करा, हमारे देश में एयर और वाटर ट्रांसपोर्ट को भी डेवलप करने की कोशिश करा, लेकिन इनका डेवलपमेंट यूजलेस रहा। क्यों? क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा एक्सपेंसिव थे, लोगों ने इसको यूज ही नहीं किया। ठीक, ब्रिटिशर्स ने मुंबई से गोवा तक के शिप्स वगैरह भी चलाए थे जो कि लोगों ने इनके टिकट्स परचेज ही नहीं करे। फिर कम्युनिकेशन, पोस्ट और टेलीग्राफ्स जो थे उस समय पुराने जमाने में सबसे कॉमन मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन माने जाते थे। लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए ब्रिटिशर्स ने इलेक्ट्रिक टेलीग्राफ की फैसिलिटी को हमारे देश में लॉन्च किया जो कि बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव हुआ करती थी। ठीक, रीजंस फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट क्यों हुआ तो पीछे भी हम पढ़ चुके हैं, वही बात यहाँ पे खाली पॉइंट्स में लिख दी है। अगर बाई चांस से आ जाए एग्जाम में 3 या 4 नंबर में तो आप यहाँ से लिख सकते हो, तो लंबा लिखने की नहीं है। अगर स्टेट के हिसाब से पूछेंगे तो वैसे लिखना है, और रीजंस पूछे जाएंगे तो खाली यहाँ से लिखना है। ठीक, द मोटिव वाज टू फुलफिल देयर ओन इंटरेस्ट। तो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के पीछे उनका खुद का इंटरेस्ट पूरा करने का मोटिव था, नॉट टू प्रोवाइड बेसिक फैसिलिटीज टू इंडियंस। इंडियंस को उन्हें कोई फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं करनी थी। रोड्स जो थी वो बनाई गई, बिल्ड की गई मोबिलाइज करने के लिए आर्मी को, और ड्राइंग आउट रॉ मटेरियल, और रॉ मटेरियल्स को पोर्ट तक आसानी से ले जाने के लिए ताकि उन्हें एक्सपोर्ट किया सके। रेलवे जो था अगर हम बात करें, वो डेवलप किया गया ताकि हमारी इंडियन टेरिटरी के ऊपर इफेक्टिव कंट्रोल हासिल किया जा सके और प्रॉफिट अर्न किया जा सके फॉरेन ट्रेड की मदद से, गुड्स को पोर्ट तक पहुंचा के, रॉ मटेरियल और पोर्ट्स की जो गुड्स है उन्हें देश के कोने कोने में पहुंचा के। इसके अलावा टू मेक प्रॉफिटेबल इन्वेस्टमेंट ऑफ ब्रिटिश फंड इन इंडिया। ठीक, रेलवे से क्या हुआ, एक प्रॉफिटेबल इन्वेस्टमेंट भी तो थी जिससे उन्हें रेगुलर अर्निंग पैदा हो रही थी या कह लो क्रिएट हो रही थी। इलेक्ट्रिक टेलीग्राफ इंट्रोड्यूस किया गया लॉ एंड ऑर्डर के लिए, लेकिन वो बहुत ज्यादा महंगा था। ठीक, पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन ऑफ ब्रिटिश, ब्रिटिश का कुछ पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन भी था। सेल्फ सफिशिएंसी ऑफ फूड ग्रेन प्रोडक्शन, कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर से क्या हुआ, हमारे देश में सेल्फ सफिशिएंसी आई किसमें, फूड ग्रेन के प्रोडक्शन। बेटर मींस ऑफ ट्रांसपोर्ट, रोड और रेलवेज की वजह से क्वालिटी ट्रांसपोर्ट सर्विसेज मिली लोगों को, जिससे सोशल और इकोनॉमिक ग्रोथ दोनों हुई। चेक ऑन फेमाइंस, रोड और रेलवेज जो थी उन्होंने फेमाइंस की ऑकरेंस को रोकने में या फेमाइंस को होने से रोकने में बहुत मदद करी। क्यों? क्योंकि फूड सप्लाईज जो थी अब आसानी से ट्रांसपोर्ट की जा रही थी अफेक्टेड एरियाज में, बहुत ही आसानी से। शिफ्टेड टू मॉनेटरी इकोनॉमिक, ब्रिटिश ने क्या किया, ब्रिटिशर्स ने हम लोगों को शिफ्ट किया बार्टर सिस्टम से कहां पे, मॉनेटरी सिस्टम में। इसके अलावा उन्होंने एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज भी प्रोवाइड करी रोड और रेलवेज की मदद से। इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम लागू किया जो आज तक हमारे देश की गवर्नमेंट या सरकार के लोग फॉलो कर रही है। ठीक, ये सब चीजें भले हम बात करें उन्होंने अपने फायदे के लिए की थी, लेकिन कुछ ना कुछ अगर देखें इससे हमें भी बेनिफिट देखने को मिला। तो आज की वीडियो में ये चैप्टर हमारा खत्म हो गया। ठीक, नेक्स्ट में हम अगले चैप्टर को कवर करेंगे। तब तक के लिए इसको अच्छे से पढ़ो। ठीक है, पेपर आ रहा है, अच्छी से तैयारी करो। अगर पसंद आई हो वीडियो तो लाइक करना, सब्सक्राइब